मैंने जो ब्लाइंड बॉक्स यूं ही खोल दिया था, उसमें सच में एक पूरा जादुई शहर छिपा हुआ था। कुछ बूंदें ठंडी दवा की ही महाद्वीप में फैल रही घातक महामारी को रोक सकती थीं। कुछ टुकड़े ब्रेड के ही एक पूरे गांव को सर्दियों में पेट भरने के लिए काफी थे। और एक सॉफ्ट ड्रिंक की कैन ही हजारों छोटे सैनिकों की पूरी फौज को लैस कर सकती थी। और सबसे बड़ी बात, जो और ब्लाइंड बॉक्स मैंने बाद में खरीदे, उनमें दूसरी, तीसरी और भी कई छोटे छोटे दुनियाएं खुल गईं। मैं इन छोटे छोटे संसारों को जोड़ भी सकता हूं और देख सकता हूं कि अलग अलग सभ्यताएं कैसे टकराती हैं। मेरा नाम सिलस है और मैंने ऑनलाइन एक अजीब ब्लाइंड बॉक्स खरीदा। ऑर्डर देने के सिर्फ 40 मिनट बाद ही कुरियर इसे लेकर आ गया। मैंने कैंची ढूंढी और पैकेजिंग फाड़ दी। जब मैंने अंदर देखा तो मैं वहीं हैरान रह गया। एक कड़ा सीलबंद आयताकार कांच का ढक्कन था, जो धातु की बेस पर टिका हुआ था। अंदर पहाड़, नदियां और एक बेहद असली मिनिएचर लैंडस्केप था। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि कांच के ढक्कन के अंदर एक छोटा सा सूरज था, जो पिंग पोंग बॉल के आकार का था। और उसके पास बादल तैर रहे थे। मैंने उसके चारों तरफ घूमकर देखा। एक तरफ सूरज ढलता और तुरंत ही छोटी चांद निकल आता। जमीन पर छोटे छोटे मकानों में लाइट्स सच में जलती थीं। 1 मिनट का मतलब था दिन और रात का पूरा चक्र। मैं जल्दी से अपने कैबिनेट में गया, लेंस निकाला और करीब से देखने लगा। अंदर सच में जिंदा जीव थे, इंसान और जानवर थे। लेकिन समय इतनी तेजी से गुजर रहा था कि वे सभी धुंधले धावक लग रहे थे। अचानक आसमान अंधेरा हुआ और मैंने अपने हाथ को धातु की सतह पर रख दिया, जैसे कि फोन की फ्लैश जलाकर रोशनी करना चाह रहा हूं। लेकिन तभी एक डरावनी, अजेय खिंचाव शक्ति ने मुझे जोर से खींच लिया। मेरी दृष्टि काली हो गई। हवा कानों में शोर करने लगी और मेरा शरीर पागलपन की तरह नीचे गिरा। सिल्वर फॉल नदी के पास इस मिनिएचर दुनिया में 100 से ज्यादा छोटे सैनिक लंबी युद्ध घोड़ों पर सवार थे और 3 लड़कियों को घेर रखा था। उनके सामने वाला नंगे सिर वाला भद्रकुट्टी मुस्कुरा रहा था और बीच में खड़ी गेहूं जैसी रंग वाली लड़की की तरफ ललची नजरें गड़ा रहा था। वैलेरियन परिवार के छोटे नालायक, अपनी विरासत की चीज मुझे दे दो, वरना आज रात तुम मेरे साथ फुटवॉशिंग गुलाम लड़की बनने जा रही हो। लड़की ने सीने को कसकर पकड़ा, कमर से छोटी तलवार निकाली और गरजते हुए बोली, वैलेरियन परिवार का अपमान करने के लिए तुम्हारा सपना ही खत्म हो जाएगा। मैं चाहती हूं तुम सब मर जाओ। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, अचानक एक तेज और कान फाड़ने वाली चीख आसमान में गूंज उठी। नंगे सिर वाला भद्रकुट्टी हैरान होकर पीछे की ओर मुड़ा। एक तेज और चमकदार रोशनी सीधे आसमान से नीचे गिरी। धमाका! इतनी जोर की ताकत से जमीन फट गई कि आसपास के 100 से ज्यादा घुड़सवार सैनिक हवा में उछल गए। बीच में खड़ा नंगे सिर वाला भद्रकुट्टी और उसका घोड़ा इतनी ताकत से टकराए कि वे मसलकर मलबे में बदल गए और तुरंत तेज गर्मी से राख हो गए। जैसे ही रोशनी फैल गई, मैं विशाल गड्ढे से बाहर आया और अपने चमकते हुए शरीर की तरफ देखा। पता चला मेरी असली बॉडी अंदर नहीं आई थी। यह केवल मेरी चेतना का प्रोजेक्शन था। मैंने ऊपर देखा और बादलों के पार, कांच के ढक्कन के बाहर अपनी विशालकाय आकृति को हल्का सा देखा। बाकी घुड़सवार पूरी तरह डर के मारे पीछे हट रहे थे। मुझे उन पर ध्यान देने की जरूरत तक नहीं थी। मैं सीधे उस लड़की की तरफ बढ़ा। वह पूरी तरह कांप रही थी। उसके घुटने कमजोर पड़ गए और वो सीधे घुटनों के बल गिर गई। दोनों हाथों से एक नाजुक छोटी मूर्ति ऊपर उठाई। मैंने उसे हाथ में लिया और अचानक मेरे दिमाग में अजीब नई यादें भर गईं। पता चला कि यह दुनिया 3 बड़े परिवारों में बंटी हुई थी। लड़की का नाम लुना था और उसके हाथ में जो मूर्ति थी, वह उराओरस नामक विरासत की चीज थी। यह चीज 2 पूरी तरह अलग जीवों को जबरदस्ती मिलाकर एक नया और भी खतरनाक प्रजाति बना सकती थी। और यह पूरी तरह मेरी आज्ञा मानेगी। इसे ठंडे, हथियार उठाए छोटे लोगों के हाथ में छोड़ना बस एक बड़ा बर्बादी था। मैंने लुना की तरफ देखा और कहा, मैं इसे स्वीकार करता हूं। बदले में तुम एक इच्छा मांग सकती हो। लुना ने ऊपर देखने की हिम्मत नहीं की। उसने दांत पीसते हुए कहा, भगवान, कृपया हमारे वैलेरियन परिवार की रक्षा 20 साल तक करो। हकीकत में 5 दिन, यहां 20 साल। यह लड़की लालची नहीं थी। मुझे स्मार्ट लोग पसंद हैं। मैंने उराओरस को पकड़ा और हवा में अपनी उंगली से फेंका। नदी के पास एक छोटी छिपकली अदृश्य ताकत से हवा में खींची गई और दुश्मन के युद्ध घोड़े पर भारी गिर गई। एक ही पल में काले और सफेद 2 रंग की रोशनी फूटी। युद्ध घोड़ा पागल हो गया। उसकी चिकनी त्वचा जल्दी से काले पंखों जैसी कठोर हो गई। उसके खुर तेज पंजे बन गए और उसकी पूंछ एक कवच वाली लोहे की चाबुक में बदल गई। बस ऐसे ही एक मिनिएचर ड्रैक हॉर्स पैदा हुआ। नई पैदा हुई ड्रैक ने अपने पंजे उठाए और पूंछ से जबरदस्त वार किया। दुश्मन घुड़सवार, जो अभी भी हवा में था और जमीन पर नहीं उतरा था, उसकी रीढ़ तुरंत टूट गई और वो मलबे में गिर गया। दुश्मन पूरी तरह धक्का खाकर भाग गया। मैंने ड्रैक हॉर्स के सिर पर हाथ रखा और आदेश दिया, आज से तुम वैलेरियन परिवार की रक्षा करोगे। फिर मैं रोशनी की किरण बनकर आसमान में उड़ गया और सीधे रात में गायब हो गया। जैसे ही मेरी चेतना वापस शरीर में आई, मैं लगभग खड़ा नहीं रह सकता था। धातु की बेस पर स्क्रीन जल उठी और बताया कि उरेओरस रखने से मुझे मिनिएचर दुनिया का ऊर्जा स्रोत हासिल होगा। मैंने तुरंत स्क्रीन पर दिखाए निर्देशों का पालन किया और अपना हाथ रिंग वाले दोहरे सैंप के टोटेम पर रखा। कांच के अंदर बादल पागलपन की तरह घूमने लगे और पारदर्शी ऊर्जा की लहरें सीधे मेरे शरीर में चली गईं।
बस उसी एक पल में मेरे हाथ पांव की कमजोरियां जो दिनों से परेशान कर रही थीं मिट्टी की तरह दूर हो गईं। मेरी थकान पूरी तरह गायब हो गई और चेहरा इतना गुलाबी हो गया जैसे मैंने सुपर हीलिंग पोशन पी लिया हो। मैंने अपनी मुट्ठियां कसकर बंद की। ये ब्लाइंड बॉक्स सच में एक जीवनदायिनी दैवीय वस्तु था। मैंने कांच के ढक्कन का साइड स्लाइड कर खोला और ध्यान से अंदर का नजारा देखा। रैग्नर परिवार के पास खाने की कमी थी, वैलेरियन परिवार के पास घोड़ों की कमी थी और नवार परिवार बस देख रहा था। इस समय रैग्नर परिवार की बड़ी सेना नदी पार कर रही थी और वैलेरियन परिवार के घर पर जबरदस्ती हमला करने की तैयारी कर रही थी। चूंकि मैंने बॉडीगार्ड बनने का वादा किया था, मुझे कुछ काम करना पड़ा। मैं आंगन के कोने में गया, अपनी उंगलियों से एक सामान्य चींटी उठाई, कांच के ढक्कन की ओर ले जाकर उसे रैग्नर परिवार के ईस्टर्न प्लेन्स में छोड़ दिया। बूम! केवल 2 मिमी की चींटी मिनिएचर दुनिया में एक दुनिया तबाह करने वाला दैत्य बन गई। चींटी जमीन पर गिरी और सीधे बाहरी लकड़ी की बाड़े चकनाचूर कर दी। कई रैग्नर गार्ड लोहा तलवारें लेकर हमला करने लगे, लेकिन विशाल चींटी ने उन्हें देखा तक नहीं। अपने बड़े जबड़े आगे बढ़ाए और सबको तुरंत भेद दिया। पूरा परिवार चीख चीख कर भाग गया। मैंने मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा, एक बूढ़ा आदमी अपने गार्ड्स द्वारा लकड़ी की पट्टी पर उठाया गया था और आसमान की ओर घूर रहा था। वह जमीन पर चींटी को नहीं देख रहा था, वह वास्तव में मेरे अभी अभी पीछे खींचे गए विशाल हाथ को देख रहा था। यह बूढ़ा आदमी काफी दिलचस्प था। वह सच में मुझे कांच के ढक्कन के बाहर महसूस कर सकता था। पीछे की स्थिति संभालने के बाद मैंने अपनी नजर उत्तर की ओर मोड़ी। ड्रैक हॉर्स के साथ लुना ने सामने की जंग में ध्यान नहीं दिया। वह सीधे 300 से ज्यादा भालेबाजों को लेकर नवार परिवार के इलाके में घुस गई। नवार परिवार अपने पत्थर की दीवारों और विशाल लकड़ी के दरवाजों पर भरोसा कर रहा था और इस छोटी फौज को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। वालस, नवार परिवार का सबसे बड़ा योद्धा, दीवार पर खड़ा था, बड़ी लोहे की तलवार लिए, उन्हें मजाक उड़ाने वाला। ड्रैक हॉर्स ने अचानक जोर से सांस ली और पागल दौड़ में अपनी ताकत झोंक दी। थड़! उसके स्केल से ढके सिर ने शहर के दरवाजे पर जोर से हमला किया। पूरा पत्थर का दीवार हिल गया और मोटे लकड़ी के दरवाजे वहीं गिर पड़े। गार्ड डर के मारे पागल हो गए और इंसान के सिर जितने बड़े पत्थर फेंकने लगे, लेकिन जब पत्थर ड्रैक हॉर्स की स्केल से टकराए तो एक भी निशान नहीं पड़ा। ड्रैक हॉर्स ने अचानक मुड़कर दैवीय ड्रैगन टेल विप चलाया और लकड़ी के दरवाजे चकनाचूर कर दिए। तुरंत बाद उसने अपने सामने के खुर उठाए और उन्हें जोर से नीचे गिराया। दरवाजे पूरी तरह टूट गए। वालस ने देखा और रेड पर हमला किया, तलवार से ड्रैक हॉर्स की गर्दन पर वार किया। ड्रैक हॉर्स ने पागल रोंगटे खड़े कर देने वाली दहाड़ लगाई और अपनी पूंछ से उसे कई मीटर दूर फेंक दिया। लुना ने इस मौके का फायदा उठाया, आगे बढ़ी और तलवार उसकी गर्दन पर रख दी। जंग जीतने के बाद लुना घमंड के साथ अपने लोगों को नवार परिवार के 3 मंजिला पत्थर के मुख्य भवन में ले गई ताकि उनकी नेता सिल्विया से हिसाब किताब किया जा सके। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे से अंदर चली, सिल्विया ने सीधे 3 बड़े बक्से खोल दिए। वे लोहे का अयस्क, तांबा, तैयार हथियारों से भरे थे और उसने 400 से ज्यादा उच्च श्रेणी के युद्ध घोड़े भी बोनस में दे दिए। इस इशारे का असर इतना जबरदस्त था कि लुना अपनी ही बातों में फंस गई। लुना के ब्लफ को देखकर सिल्विया ने सीधे अपनी स्थिति बता दी। जब तक तुम रैग्नर परिवार को नष्ट कर दोगी, नवार परिवार बिना शर्त समर्पण करने को तैयार है। लुना के पास इतनी भारी भरकम भरपाई थी कि उसके पास और कोई चारा नहीं बचा, बस अपने लोगों को पीछे हटाने के लिए तैयार होना पड़ा। क्या शानदार चाल थी, पैसा खर्च करके आपदा को टाल देना। सबके जाने के बाद सिल्विया अपनी कुर्सी पर गिर पड़ी, चेहरा थकान से भरा हुआ। उसने अपने गले से एक पारदर्शी क्रिस्टल पेंडेंट उतारा। बस उसी एक पल में उसके मंदिर के काले बाल पूरी तरह से सफेद राख जैसे हो गए। तो यही तरीका है अपनी जीवन काल की सीमा को ओवरड्रॉ करके असाधारण बुद्धि हासिल करना। मैं बालकनी के कोने से बाहर निकला और इस चालाक महिला को घूरते हुए देखा। उसने डर के मारे कूदते हुए पेंडेंट को कसकर पकड़ लिया, लेकिन जब उसने मेरी शरीर से निकलती अजीब हल्की रोशनी देखी तो उसने तुरंत महसूस किया कि क्रिस्टल कुछ असामान्य प्रतिक्रिया कर रहा है। सिल्विया के घुटने टूट गए और वह सीधे फर्श पर बैठ गई, सिर को पत्थर की सतह से जोर से दबाते हुए। क्या आप कोई देवी हैं? मैंने उसे अनदेखा किया, सीधे नेता के सिंहासन की तरफ बढ़ा, बैठा और ठंडे स्वर में बोला, वह पत्थर मुझे चाहिए। सिल्विया ने झिझकते हुए दोनों हाथों से पेंडेंट ऊपर उठाया। मैंने उसे झपट कर अपने 5 अंगुलियों से कस लिया। क्रैक! क्रिस्टल टूट गया और एक अत्यंत शुद्ध ऊर्जा तुरंत मेरी हड्डियों और अंगों में दौड़ गई। इस चीज को ईथर क्रिस्टल कहा जाता था। यह स्रोत ऊर्जा का सबसे शुद्ध और उच्चतम स्तर का संगठन था। मैं कुर्सी पर पीछे झुका और उसे नीचे देखते हुए बोला, बाकी ईथर क्रिस्टल तुम उन्हें कब सौंपोगी? सिल्विया पूरी तरह कांप रही थी और आज्ञाकारी रूप से मुझे पत्थर की इमारत के नीचे एक छुपे हुए रहस्यमय कमरे में ले गई। हे भगवान! चारों दीवारों को ढकते पत्थर की शेल्फ पर सैकड़ों ईथर क्रिस्टल सघन रूप से रखे हुए थे। ये चालाक लोमड़ियां सच में इतनी संपत्ति जमा कर चुकी थीं। मैं धीरे धीरे पत्थर की शेल्फों के पास से चला। जहां भी मैं गया, ईथर क्रिस्टल लगातार रोशनी की धाराओं में बदलकर मेरी हथेली में दौड़ने लगे। सैकड़ों ईथर क्रिस्टल मेरे द्वारा पूरी तरह से खाली कर दिए गए। इस ऊर्जा की लहर बेहद डरावनी और जबरदस्त थी।
मैंने महसूस किया कि मेरी मुख्य हड्डियां चकने और खड़कने लगीं और मेरी जीवन शक्ति अचानक असाधारण स्तर तक बढ़ गई। सिल्विया को फर्श पर पत्ते की तरह कांपते हुए देख मैंने आखिरी ईथर क्रिस्टल अपने पास रखा और एक हाथ से उसके सिर के ऊपर कुचल दिया। शुद्ध रोशनी की बौछार उसके शरीर में तेज बारिश की तरह गिर गई। उसकी सूखी जीवन शक्ति तुरंत बढ़ गई। चेहरे की महीन रेखाएं पूरी तरह गायब हो गईं और उसका राख सफेद बाल फिर से चमकदार काले बालों में बदल गया। सिल्विया अपनी जवानी वापस पाकर हैरान और चकित हो गई। मैंने कहा, मेरे लिए और ईथर क्रिस्टल इकट्ठा करो, और सीधे अपनी चेतना प्रोजेक्शन को वापस खींच लिया। मैं असली दुनिया में लौटा और आईने में खुद को देखा। मेरी ऊंचाई 3 सेंटीमीटर बढ़ गई थी और मेरी मांसपेशियां अब पूरी तरह मजबूत दिख रही थीं। मुझे लगा कि अब मैं अभी किसी भी चीज को आसानी से मार सकता हूं। मैं रोटी खा रहा था और मिनिएचर दुनिया देख रहा था। समय वहां 1 महीने से भी ज्यादा बढ़ गया था। रैगनर परिवार पूरी तरह उलझन में था। उनकी सेना पीछे हटकर अपने घर की रक्षा करने लगी। ये लोग उस विशाल चींटी को मार नहीं सकते थे, इसलिए उनका नया नेता एक चालाक योजना लेकर आया। उसने 100 से ज्यादा घुड़सवारों की फौज बनाई, रास्ते में खाना बिखेरा और चींटी को वैलेरियन इलाके की ओर खींचने की कोशिश की। मैंने सोचा, तुम क्या समझ रहे हो, और फिर से अपनी प्रोजेक्शन एक्टिव की। रैगनर के जंगल में उतर गया। तभी घास में एक छोटा शेर छिपा था और उसने मुझे शिकार समझ लिया। गर शेर ने मुंह खोला और मुझ पर हमला किया। मैंने डरने या बचने की कोशिश नहीं की। मैंने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और शेर को गले से पकड़ लिया। फिर मैंने अपनी ताकत से शेर को घुमाकर आसमान में फेंक दिया। उसी समय हवा में एक बाज उड़ रहा था। समय पर बच न पाया और शेर से टकरा गया। मैंने तुरंत उराओरस एक्टिव किया। काले और सफेद रोशनी ने शेर और बाज को घेर लिया। शेर और बाज का शरीर जबरदस्ती एक साथ जुड़ गया। जब रोशनी बिखरी तो एक ग्रिफिन जमीन पर गिरा। मैं उसके पीठ पर चढ़ा और उसकी गर्दन के पंख खींचे। चलो, मुझे दिखाओ क्या होता है। ग्रिफिन ने जोर से चीख लगाई, पंख फैलाए और सिल्वरफॉल नदी के पास उड़ गया ताकि चींटी को नदी के पार खींचा जा सके। नेता आदमी अपने घोड़े के साथ पानी में कूद गया जैसे चारा बने। विशाल चींटी तीरों से घायल नहीं होकर नदी में उसका पीछा करती रही। वैलेरियन गार्ड दूसरी तरफ हैरान और परेशान थे। चींटी पर तीर चलाना कुछ भी असर नहीं कर रहा था। सही समय पर एक बूढ़ा घोड़ा पूर्वी किनारे से आया। उस घोड़े पर बैठा था पुराना नेता उल्फ, जो मेरी मौजूदगी महसूस कर सकता था। वह टूटे कवच में और भारी तलवार लिए तेजी से नदी की तरफ बढ़ा। जैसे ही विशाल चींटी नदी के बीच पहुंची, पुराना नेता अपने घोड़े की पीठ पर कूदकर हवा में उठा। हवा में रहते हुए उसने तलवार पकड़कर चींटी के सिर पर जोरदार वार किया। कुर्र, तलवार लगी और पुराना नेता किनारे पर गिर गया, लगभग संतुलन खोते हुए। विशाल चींटी दर्द से गुस्से में अपने शरीर को घुमाकर फिर हमला करने लगी। पुराना नेता बीच हवा में अपनी कमर घुमाकर विशाल चींटी के जबड़े के बीच से फिसल गया और पीछे से तलवार से चींटी के गले पर जोरदार वार किया। पीला तरल चारों तरफ फैल गया। चींटी ने भी जोरों से पलटवार किया। उसके बड़े जबड़े जैसे गिलोटिन की तरह बंद हुए। पुराना नेता समय पर बच नहीं पाया। उसे कमर में कसकर काट लिया गया और वो विशाल चींटी के साथ नदी में गिर गया। तुरंत ताजा खून बहने लगा और सिल्वरफॉल नदी लाल हो गई। लोग अपने घोड़ों पर दौड़ते हुए आगे बढ़े। लोहे की तलवारें झुलाते हुए चींटी की कठोर छाल पर वार करने लगे, लेकिन उन्हें चींटी को काटना भी मुश्किल था और आदमी को बचाना तो और भी मुश्किल। दूसरी तरफ वैलेरियन सेना हैरान खड़ी थी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह बूढ़ा आदमी, जो सालों से शांत बैठा था, अचानक अकेले प्रागैतिहासिक दैत्य से भिड़ जाएगा। आसमान अचानक अंधेरा हो गया। मैं ग्रिफिन पर बैठा और बादल की परत से सीधे नीचे हमला किया। ग्रिफिन ने जोरदार चीख लगाई, जैसे बाज की आवाज, जो आसमान तक गूंज उठी। जैसे ही चींटी को डर लगा, वह जम गई, अपने बड़े जबड़े छोड़ दिए और नदी किनारे मरने का नाटक करने लगी। सन्नाटा छा गया। दोनों परिवार के लोग इस भारी और डरावनी शक्ति को देखकर पूरी तरह डर गए। मरता हुआ पुराना नेता खून में पड़ा था। उसने अपनी आखिरी ताकत से मेरी तरफ देखा और चिल्लाया, क्या मैं पूछ सकता हूं, क्या तुम स्वर्ग के ऊपर से आए हो? मैंने अपने शरीर में मौजूद स्रोत ऊर्जा को चैनल किया। मेरी आवाज आसमान और धरती के बीच गूंजी, जैसे कहीं गड़गड़ाहट हो। हाँ, तुमने कहा कि तुम दैवीय सजा लेने के लिए तैयार हो। क्या तैयार हो? पुराने नेता का चेहरा भक्ति और जुनून से भर गया। उसने अपने बेटे के कंधे पर खून से भरा हाथ रखा। रैगनर परिवार तैयार है दैवीय सजा लेने के लिए। मैंने दूर से हवा में हाथ मारा। अदृश्य विशाल हाथ तुरंत पुराने नेता और मरने का नाटक कर रही चींटी को पकड़कर आसमान में उठा लिया। हवा और नदी का पानी उछल पड़ा और मैं आदमी और जानवर को एक पल में आसमान में ले गया। पीछे सिर्फ नेता रह गया, जमीन पर घुटनों के बल बैठा, रोता हुआ। मैं युद्ध भूमि से दूर किसी खाली जगह पर गया और उराओरस चैनल किया। काले और सफेद रोशनी की किरण आसमान में गई। पुराने नेता और चींटी को कसकर घेर लिया। चीखों के बीच दोनों शरीर जबरदस्ती मुड़े और फिर नए तरीके से बनाए गए। जब रोशनी बिखरी, पुराना नेता खड़ा हो गया। उसकी कमर की घातक चोट पूरा ठीक हो गई थी। अब उसकी पूरी काया 2 मीटर से ज्यादा लंबी थी, काले कीड़े जैसी मजबूत कवच से ढकी हुई।
बाएं हाथ के बाहरी हिस्से में अंडाकार हड्डी की ढाल उगाई और दायां हाथ पूरी तरह दो तेज धार वाले ब्लेड में बदल गया। शरीर में शक्ति का एहसास होते ही वो जमीन पर घुटने टेक दिया। धन्यवाद भगवान, मुझे दोबारा बनाने की कृपा के लिए। मैंने उसे एक ईथर क्रिस्टल फेंका और ठंडे स्वर में आदेश दिया, दो काम करो। पहला, इस तरह के पत्थर ढूंढो जितना ज्यादा हो सके। दूसरा, जब मैं न रहूं, वैलेरियन परिवार की रक्षा करो। चाहे तुम्हारे अपने लोग परेशानी करें, उन्हें रोकना होगा। पुराना नेता क्रिस्टल पकड़कर अपनी चीजों में रख लिया। उसकी आंखें तुरंत चालाक बन गईं। धरती के नीचे की दुनिया देवताओं की है, पुराना नेता बोला। चूंकि मैं तुम्हारा नौकर हूं, इसलिए तुम्हारे लिए मैं आग और पानी दोनों पार कर सकता हूं। उसने सिर उठाया और बात बदल दी। लेकिन सर्दियां आ रही हैं और रैगनर परिवार के पास खाने को कुछ नहीं है। हजारों लोग जल्द ही भूख से मर जाएंगे। क्या आप हमें कुछ खाना दे सकते हैं? बस हमें एक दो टुकड़े दे दो और पूरी जनजाति अपनी जान बेचने को तैयार है। मैं हंसने ही वाला था। ये बूढ़ा चालाक आदमी बिना कुछ लिए मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अगर मैं उन्हें थोड़ी सर्दियों की खाना देता और बदले में हजारों निडर लोगों की मदद लेता तो ये बहुत फायदेमंद सौदा था। मैंने सीधे जवाब नहीं दिया, बस अपनी प्रोजेक्शन वापस खींची और वास्तविक दुनिया में लौट आया। सोचा, 20,000 मिनिएचर लोग पूरे सर्दियों में कितना खाना खा सकते हैं? मैंने अपने पास रखी रोटी की पैकेजिंग देखी। अंदर अभी भी थोड़े से टुकड़े बचे थे। एक खाली दूध का कार्टन भी उठाया जिसमें शायद एक दर्जन बूंदे दूध बची थीं। मिनिएचर दुनिया के लिए ये काफी था। मैंने उन्हें तुरंत खाना नहीं दिया। पहले उन्हें कुछ दिन भूखा रहना था ताकि बर्फ में कोयला पहुंचाने का असर सबसे अच्छा हो। मिनिएचर दुनिया में समय बहुत तेजी से बीतता है। कुछ दिनों बाद पुराना नेता उल्फ अपने जनजाति के पास वापस आया। उसका काला भारी कवच और उसका पुनर्जीवन का चमत्कार देखकर पूरी जनजाति हैरान रह गई। जब उसने बताया कि देवता जल्द ही खाना देंगे तो पूरा रैगनर परिवार उबल पड़ा। जीने के लिए 20,000 से ज्यादा लोग ठंडी हवा में भी पागलों की तरह मैदान खोदने लगे और ईथर क्रिस्टल ढूंढे। सिर्फ आधे महीने में उन्होंने मेरे लिए 100 से ज्यादा क्रिस्टल जुटा लिए। समय सही देखकर मैंने ग्रिफिन को संदेश दिया और आदेश दिया कि 2 बड़े गड्ढे खोदें ताकि खाना रखा जा सके। अगले दिन तूफानी बर्फ में गाय और उल्फ पूरी जनजाति के साथ गड्ढों के पास खड़े रहे और उनका सुरक्षा करने लगे। देवता उतर रहे हैं, सब चुप रहो। गाय की जोरदार दहाड़ के साथ ऊंचाई अचानक अंधेरी हो गई। मेरी विशाल आकृति ने सूरज को ढक दिया और पूरा मैदान छाया में आ गया। मैंने रोटी के पैकेट को चूड़ा, एक गड्ढे पर लक्ष्य किया और जोर से हिलाया। गड़गड़ाहट हुई। सोने जैसे ब्रेड के टुकड़े मेटियोर की तरह गिरे और गड्ढा भर गया। ये गड्ढा 100 लोग खड़े हो सकें इतना बड़ा था। गेहूं की खुशबू और मीठी खुशबू चारों तरफ फैल गई और छोटे लोग पागलों की तरह लार निगलने लगे। फिर मैंने दूध का कार्टन उठाया और दूसरे गड्ढे में डाल दिया। मेरे लिए बस दूजनों बूंदों जितना था, लेकिन मिनिएचर लोगों के लिए यह सफेद दूध की झरना बन गया। धड़ाधड़ गिरते हुए गड्ढा जल्दी से बड़ा सफेद तालाब बन गया। दूध की खुशबू ने सभी की मानसिक तैयारी तोड़ दी। हे भगवान, इतना सारा दूध! स्वर्गीय खाना आसमान से गिर रहा था। हम भूख से मरने वाले नहीं थे। 20,000 से ज्यादा लोग एक साथ घुटनों के बल गिर पड़े। आसमान की तरफ सिर झुकाया। उनकी आवाज धरती और आसमान हिला रही थी। इस खाने की लहर ने मैं पूरा रैगनर परिवार अपने पक्ष में कर लिया। समय तेजी से बीतता रहा और जल्दी ही बर्फ और बर्फ पिघल गई। सर्दियों को पार करने के बाद रैगनर लोग सिर्फ जीवित नहीं रहे, बल्कि मोटे और ताकतवर भी बन गए। गाय ने लोगों को भेजा और 2 बड़े गाड़ियां भरकर ब्रेड और सूखा चीज वैलेरियन इलाके में ले गया। वहां उन्होंने 10 बैग हाई क्वालिटी बीज और खेती के तरीके के बदले आदान प्रदान की मांग की। नई नेता लुना ने यह नरम खाना देखा जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा। सिर्फ एक सवाल पूछने पर उसने पता लगा लिया कि रैगनर परिवार, ये जंगली लोग, दरअसल देवताओं से भी जुड़ सकते हैं। लुना का दिमाग बहुत तेजी से घूम गया, क्योंकि देवता किसी का पक्ष नहीं ले रहे थे। जो भी ज्यादा ईथर क्रिस्टल दे सकता था, वह ज्यादा देवीय आशीर्वाद ले सकता था। उसने तुरंत फैसला लिया, तकनीक सौंप दी और आदेश दिया, पूरी जनजाति अब अनावश्यक काम बंद करे। भले ही हम खेती न करें, लेकिन ईथर क्रिस्टल निकालना जैसे जान पर खेल हो। इन 2 परिवारों की गतिविधियां उत्तर में नवार परिवार से छुप नहीं सकती थीं। चालाक सिल्विया ने तुरंत अपना भेस हटा दिया, बैठक का आदेश जारी किया और गाई और लुना को सिल्वरफॉल नदी पर सीमा पर बुलाया ताकि 3 तरफा बातचीत शुरू हो सके। इस औरत के तरीके बेहतरीन थे। सिर्फ कुछ शब्दों में ही उसने तीनों जनजातियों के बीच पहला बड़ा गठबंधन कर दिया। साथ ही उसने ये भी प्रस्ताव रखा कि मेरी उपस्थिति वाला साल दैवीय अवतरण का पहला साल माना जाए। तीनों परिवारों ने अपनी पुरानी शर्तें पूरी तरह भुला दी। वैलेरियन परिवार ने खाना और लकड़ी दी। रैगनर परिवार ने फर और मजदूर दिए। नवार परिवार ने लोहे के औजार बनाने में ओवरटाइम काम किया। तीनों बड़े नेता और उनके लोग पूर्ण समय खनिक बन गए और पहाड़ों और मैदानों में मेरे लिए ईथर क्रिस्टल खोजने लगे। मैं मिनिएचर दुनिया में छोटे छोटे काले बिंदुओं को तेजी से काम करते देख खुश हो गया। सिर्फ एक रात में मेरी ऊर्जा इतनी बढ़ गई कि मेरी जीवन शक्ति फिर से नई ऊंचाई पर पहुंच गई। मैंने दीवार की घड़ी देखी। लगभग 8 बजे थे। मुझे कंपनी जाकर छुट्टी का फॉर्म जमा करना था और फिर मार्केट जाकर सूरज के आकार का बड़ा तंबू खरीदना था ताकि आंगन को ढककर सब कुछ छुपाया जा सके। जाने और आने में शायद कुछ घंटे ही लगेंगे।
मिनिएचर दुनिया में थोड़ा साल से ज्यादा समय बीत जाएगा, इसलिए बड़ी कोई समस्या नहीं होगी। मैंने मिनिएचर दुनिया को कार्डबोर्ड बॉक्स से ढक दिया, आंगन का गेट बंद किया और सीधे टैक्सी लेकर कंपनी गया। लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ये छोटे लोग इतने मेहनती खनन करेंगे कि आसमान तक पहुंच जाएंगे। दैवीय अवतरण का तीसरा साल, अगस्त का सबसे गर्म दिन। गैरेथ, रैग्नर परिवार का एक पुराना योद्धा, गहरी खुदाई में लोहे की कुल्हाड़ी से काम कर रहा था ताकि अपने छोटे बेटे के लिए लोहे का कवच बना सके। वो लगातार 3 दिन इसी गड्ढे में खुदाई कर रहा था। थर्ड, लोहे की कुल्हाड़ी ने एक कड़ी चट्टान तोड़ दी और नीचे एक गहरा काला गड्ढा बन गया। जैसे ही उसने देखा, एक विशाल ताकत अचानक उस गड्ढे से बाहर आई, कुल्हाड़ी के लकड़ी के हैंडल को पकड़कर नीचे खींच लिया। यह क्या है? गैरेथ डर के मारे हाथ में दर्द महसूस करने लगा। वो पलटा और गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। अगले ही सेकंड में एक आंखों वाला नहीं, बैंगनी धब्बों वाला राक्षस, जिसकी टांगें लंबी और पतली थीं, काले गड्ढे से बाहर निकला। राक्षस ने अपना खून वाला मुंह खोला और गैरेथ के पैर में काट लिया। आह! गैरेथ की चीख आसमान में गूंज गई और वो फौरन गहरे गड्ढे में खींच लिया गया। तो फिर सैकड़ों और हजारों ऐसे ही बैंगनी राक्षस उसी सुरंग से बाहर निकले। सिर्फ रैग्नर परिवार ही नहीं, वैलेरियन के मैदान और नवार के पहाड़ भी इन राक्षसों के लिए खतरनाक हो गए थे। सभी जगह की क्रिस्टल की खुदाई इतनी गहरी थी कि ये राक्षस वहां से बाहर आ सकते थे। काउंसिल के तंबू में तीनों परिवारों के नेता राक्षसों की लाशें देखकर डर गए। ये बैंगनी राक्षस बहुत जहरीले और शक्तिशाली थे। सबसे डरावनी बात यह थी कि मिनिएचर दुनिया के पूरे अंडरग्राउंड में यही उनके घोंसले थे। संख्या सैकड़ों हजार या लाखों में थी। गाई ने तुरंत तीनों जनजातियों का सर्वोच्च सेनापति बनने का फैसला किया। सिल्विया ने सभी जनजातियों के लिए हथियार बांटे और लूना ने अपने परिवार की पूरी संपत्ति झोंक दी, जिसमें ड्रैगन स्केल भारी सवार सेना शामिल थी। तीनों जनजातियों की सेना पागलों की तरह आग बुझाने लगी। 120 भारी कवच पहने ड्रैगन स्केल सवार अजेय थे और ड्रैक हॉर्स लाल नजर आते थे। जब भी वे बैंगनी राक्षस देखते, वे सीधे उन पर टूट पड़ते और उन्हें कुचलते। लेकिन राक्षस बहुत ज्यादा थे। हजारों मारे गए और 10,000 नीचे से उभर आए। एक अचानक हमला में सिल्विया के तंबू को उल्टा कर दिया गया। दुनिया की सबसे समझदार महिला अपने पीछे हटते जनजाति के लोगों को बचाने के लिए बैंगनी राक्षस ने उसके कंधे को काट दिया। सिल्विया गंभीर रूप से घायल थी और लगभग वहीं मरने वाली थी। सर्दियों की तेज बर्फ ने पहाड़ों को ढक दिया। खाना बहुत कम हो गया था और योद्धा खाली पेट ही राक्षसों से लड़ रहे थे। हर दिन सैकड़ों या हजारों योद्धा मर रहे थे और मृतकों की रिपोर्टें पहाड़ जैसी ढेर हो गई थीं। लूना, खून से लथपथ, एक राक्षस को मारकर तलवार पर झुक गई। आसमान की तरफ देखकर बोली, हे भगवान, आप कहाँ हैं? सिल्विया बीमार बिस्तर पर लेटी अपने हाथ में खून से सना युद्ध रिपोर्ट देख रही थी और अचानक एक डरावना सच समझा। हाल ही में बैंगनी राक्षसों ने बाहरी गांवों पर हमला बंद कर दिया था। इसके बजाय वे अक्सर सिल्वरफॉल नदी के पास तीनों जनजातियों की सीमा पर दिखाई दे रहे थे और भारी गड्ढे खोद रहे थे। गाई ने तीनों जनजातियों की मुख्य ताकत वहां भेज दी थी ताकि समस्या का हल किया जा सके। राक्षसों को पहाड़ से नीचे लाकर उनका असली लक्ष्य तीनों जनजातियों के मुख्य घर थे। सिल्विया ने अचानक ताजी खून की थूक निकाली और गार्ड्स को चिल्लाई, आगे जाओ, ग्रैंड आर्मी को पीछे हटाओ और बचाव करो, जल्दी करो। लेकिन सब बहुत देर हो चुकी थी। तीसरा राक्षसों की जानकारी उनकी सोच से भी बहुत आगे थी। जब मुख्य सेना सिल्वरफॉल नदी पर फंसी तो तीनों जनजातियों के इलाके में अनगिनत गुफाएं फट गईं और असली राक्षसों की सेना बाहर आ गई। करीब 1 बजे मैं सूरज के आकार का तंबू लेकर घर लौटा, पूरी तरह पसीने में भीग चुका था। 5 घंटे से बाहर रहने के बाद मिनिएचर दुनिया में लगभग 1 साल बीत चुका था। मैंने आंगन का गेट बंद किया और सोचा कि ये छोटे लोग मेरे लिए कितने ईथर क्रिस्टल जमा कर चुके होंगे। मैंने कार्डबोर्ड बॉक्स उठाया जो कांच के ढक्कन पर था। मेरी मुस्कान तुरंत सर्द हो गई। पूरा मिनिएचर दुनिया अब पहले जैसी हरी भरी नहीं थी। जहां भी नजर दौड़ाओ, गहरे जले हुए गड्ढे और खून के समुद्र थे। कांच ये से मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल न करते हुए भी जमीन पर पड़े मृतकों को साफ देखा जा सकता था। मैंने कांच का साइड पैनल फाड़ा, फास्ट फॉरवर्ड स्टेट खत्म किया, मैग्नीफाइंग ग्लास उठाया और जमीन को ध्यान से देखा। हर जगह पतले बैंगनी धब्बेदार राक्षस थे। वे लकड़ी के घरों और तंबुओं पर बेतहाशा हमला कर रहे थे। तीनों बड़े परिवारों के मुख्यालय आग में जल रहे थे और पीछे रह गए महिलाएं, बच्चे और बूढ़े लोग निर्दय हत्याकांड सह रहे थे। ग्रिफिन कहाँ था? उल्फ कहाँ था? मैं सिर्फ कुछ घंटे के लिए गया था और ये घटिया राक्षस मेरी मेहनत की जमीन को बर्बाद कर चुके थे। मुझ में गुस्से की लहर दौड़ गई। मैंने मुट्ठियां कस लीं, स्रोत ऊर्जा मेरे पूरे शरीर में घूमने लगी, हड्डियां धमाके की तरह धड़ धड़ करने लगीं। आज तुम गंदे चूहों को दिखा दूंगा कि असल प्राकृतिक आपदा क्या होती है। मैं चमकती रोशनी में बदल गया और सीधे मिनिएचर दुनिया में घुसा। नवार के नेता की पत्थर की इमारत में उतरते ही मैंने देखा कि सिल्विया अभी भी गंभीर चोटों से उबर रही थी। वह बेंच पर टिकी हुई खुद को होश में रखने की कोशिश कर रही थी और मुझे रिपोर्ट दी। पता चला कि ये भूमिगत राक्षस बहुत चालाक थे। वे जानबूझकर बाहर कमजोर दिखते थे ताकि तीनों जनजातियों की मुख्य सेना सिल्वरफॉल नदी तक खींची जा सके और फिर भीतरी इलाके से राक्षसों की फौज निकालकर नरसंहार किया जाए।
अगर उल्फ और ड्रैक हॉर्स जंग लड़कर उन्हें बचाने के लिए नहीं होते तो तीनों इलाके पहले ही खत्म हो गए होते। फिर भी नवार परिवार का आधी से ज्यादा ईथर क्रिस्टल लूट लिया गया। सिल्विया जमीन पर घुटनों के बल बैठी थी, रोते हुए, और मेरी सजा मांग रही थी। मैं भूमिगत रहस्यमय कमरे में गया और उसके द्वारा अपने जीवन की कीमत पर सुरक्षित रखे 40 ईथर क्रिस्टल ले लिया। मेरी जीवन शक्ति सीधे 24 तक बढ़ गई। स्रोत ऊर्जा मेरे शरीर में दौड़ने लगी। मैंने एक उंगली उठाई और शुद्ध ऊर्जा सिल्विया के शरीर में डाली। उसका पीला चेहरा तुरंत रंगीन हो गया और गंभीर चोटें तुरंत ठीक हो गईं। मैंने ठंडे स्वर में कहा, तुमने बहुत अच्छा काम किया। अब क्योंकि चमड़े का कवच राक्षस के दांत नहीं रोक सकता, मैं तुम्हें धातु का कवच दूंगा। मैं चाहता था कि इन कीड़ों का एक भी बच्चा जिंदा ना बचे। ये कहकर मैं आसमान में उड़ गया और अपनी चेतना वापस असली दुनिया में ले आया, जमीन के नीचे छिपे उन राक्षसों को मारने के लिए। मुझे खुद जाकर गड्ढे खोदने की जरूरत नहीं थी। मैं अपने स्टोरेज रूम में गया और वहां से खाली फैंटा, कोका कोला और स्प्राइट के करीब दर्जन भर कैन निकाल लाया। फिर मैंने कैंची से उन्हें काटकर नाखून जितने छोटे छोटे एल्यूमिनियम के टुकड़ों में बदल दिया। असली दुनिया में यह बस कबाड़ था, लेकिन उस मिनिएचर दुनिया में यह सबसे हल्का और सबसे मजबूत दिव्य कवच बनने वाला था। मैंने उत्तर दिशा वाली कांच की खिड़की खोली, नवार परिवार की खुली जगह को निशाना बनाया और अपनी उंगलियां खोल दी। रंबल। सबकी डरी हुई लेकिन पागल उत्साहित निगाहों के सामने लाल, नारंगी और हरी रोशनी से चमकते 3 विशाल धातु स्तंभ आसमान से नीचे गिरे। जमीन पर 3 बड़े गड्ढे बन गए। ये देवताओं की धातु है। सिल्विया ने दोनों हाथ ऊपर उठाकर पूरी ताकत से चिल्लाया, लोहे से हल्की और उससे कहीं ज्यादा मजबूत। कारीगरों, इसे इस्तेमाल करो और हमारे योद्धाओं के लिए कवच बनाओ। हजारों लोहारों की आंखें लाल हो गईं। वो पागलों की तरह उन धातु के ढेरों की तरफ दौड़ पड़े। मैं ये सब देखकर हल्का सा मुस्कुराया। फ्रिज खोला और उसमें से डव मिल्क चॉकलेट निकाली। मैंने उसका एक बड़ा टुकड़ा तोड़ा और उसे भी अंदर फेंक दिया। वो विशाल भूरी उल्का की तरह नीचे गिरी और पूरे इलाके में मीठी खुशबू फैल गई। सिल्विया ने मुश्किल से अपनी लार निगली, फिर हिम्मत करके उसका एक छोटा टुकड़ा खाया। अगले ही पल उसकी आंखें फैल गईं। इतनी मीठी, इतनी ताकतवर, कैफीन और शुगर से भरी आधुनिक दुनिया की ये चीज उस दुनिया के लोगों के लिए किसी स्वर्गीय भोजन से कम नहीं थी। ये भगवान द्वारा दिया गया प्रसाद है। सिल्विया जोर से चिल्लाई, इसे खाओ, राक्षसों को खत्म करो और अपने लोगों का बदला लो। चॉकलेट खाकर, एल्यूमिनियम का कवच पहनकर तीनों कबीलों की सेना का हौसला अचानक आसमान छूने लगा, जैसे उनके अंदर आग भर दी गई हो। पागलों की तरह पलटवार करने लगे। लेकिन मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई और मुझे ग्रिफिन दिखाई नहीं दिया। वो पक्षी गया कहां? मैं फिर से नीचे उतरा और उसकी हल्की सी आभा का पीछा करने लगा। आखिरकार मैं सिल्वरफॉल नदी के पास पहुंचा। एक विशाल गड्ढा था। कुछ शेरनियां अभी भी उसके बाहर बेचैनी से घूम रही थीं। लगता था वो बेवकूफ ग्रिफिन अकेला ही राक्षसों की मान में घुस गया था। मैं बिना रुके उस अंधेरे गड्ढे में कूद गया। जैसे ही नीचे उतरा, बैंगनी चमड़ी वाले राक्षसों के झुंड पागल कुत्तों की तरह मेरी तरफ टूट पड़े। लेकिन मैंने कोई स्किल इस्तेमाल तक नहीं की। मैंने बस एक एक मुक्का मारा और उन्हें कीचड़ की तरह उड़ा दिया। साथ ही उनके गिराए हुए ईथर क्रिस्टल भी उठाता गया। गुफा के अंदर लड़ते हुए आखिर मैं सबसे गहरे हिस्से तक पहुंच गया और वहां मैंने ग्रिफिन को देखा। वो हवा में बुरी तरह फंसा हुआ था, किसी घिनौने चिपचिपे स्लाइम में जकड़ा हुआ, हिल भी नहीं पा रहा था। मैंने अंधेरे को घूरते हुए कहा, जो भी छिपा है बाहर निकल। मैंने हाथ उठाया और सोर्स एसेंस एनर्जी से एक विशाल पारदर्शी हाथ बना लिया। फिर उसे पूरी ताकत से अंधेरे कोने की तरफ दे मारा। बूम! कोने में पड़ा स्लाइम अचानक हिलने लगा और उसने भी एक विशाल हाथ बना लिया, सीधे मेरे हमले को रोकने के लिए। दोनों ताकतें टकराईं और पूरी गुफा में भयानक शॉकवेव फैल गई। लेकिन मेरी ताकत ज्यादा थी। मैंने जोर लगाया और उस स्लाइम वाले हाथ को सीधे फाड़ दिया। वूश! टूटे हुए स्लाइम के अंदर से एक छोटा सा जीव बाहर उछला। मैंने ध्यान से देखा और लगभग हैंस पड़ा। इतना तमाशा करने वाला भूमिगत दुनिया का यह तथाकथित राजा असल में तरबूज जितना बड़ा एक नीला बैंगनी स्लाइम था। उसने अजीब सी चीख निकाली और अगली पल पूरी गुफा का स्लाइम एक विशाल लहर बनकर मेरी तरफ टूट पड़ा। सिर्फ दिखावा, असली ताकत कुछ भी नहीं। मैं ठंडी हैंसी हैंसा और उंगली हल्के से झटका दी। एक सोर्स एसेंस बीम सीधा उस विशाल स्लाइम लहर को चीरती हुई निकल गई और बिल्कुल सही निशाने पर जाकर उसके असली शरीर को भेद गई। बैंग! उसका जेली जैसा शरीर वहीं फट गया और हजारों बूंदों में बिखर गया। मैंने तुरंत ओरोबोस शक्ति सक्रिय की
और पूरी गुफा में बची हुई सोर्स एसेंस एनर्जी को पूरी तरह सोख लिया। ग्रिफिन को बचाने के बाद मैंने एक बैंगनी चमड़ी वाले राक्षस को पकड़कर उस पर फ्यूजन एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन जल्दी ही मुझे पता चल गया ये राक्षस असली जीव थे ही नहीं। ये तो सिर्फ स्लाइम द्वारा बनाई गई कठपुतलियां थीं जो सोर्स एसेंस से पैदा की गई थीं। इनके अंदर असली जीवन नहीं था, इसलिए ये फ्यूजन के काम भी नहीं आ सकते थे। मैं वापस असली दुनिया में लौट आया, लेकिन मिनिएचर दुनिया में समय बहुत तेजी से गुजर रहा था और युद्ध लड़ने के लिए सबसे जरूरी चीज थी खाना। मैं बाहर की दुनिया से कुछ मक्के के बीज लाया, फिर उन्हें मिनिएचर दुनिया के जौ के बीजों के साथ ओरोबोस की मदद से मिला दिया और इस तरह पैदा हुई एक नई फसल, गोल्डन व्हीट। इसके दाने बहुत बड़े थे और ये बेहद पौष्टिक थी। मैंने ये नई फसल वेलेरियन परिवार को दी ताकि वो बड़े स्तर पर इसकी खेती कर सकें। उधर नवार परिवार के लोहार दिन रात काम कर रहे थे। उन्होंने सोडा कैन के एल्यूमिनियम टुकड़ों से पूरे 30,000 पूरे शरीर वाले कवच तैयार कर दिए। साथ ही तलवार और ढाल के सेट भी बनाए गए। लाल कवच रैग्नार परिवार को मिला, नारंगी कवच वेलेरियन परिवार को और हरा कवच नवार परिवार को दिया गया। अब उनके पास हथियार भी थे, कवच भी और खाने का इंतजाम भी। लेकिन मुझे लगा अभी आग में थोड़ा और तेल डालना चाहिए। मैंने हाल ही में खरीदा हुआ एक वेस्टर्न एपिक मिनिएचर फिगर सेट खोला और उसमें रखे टाइटेनियम स्टील हथियार बाहर निकाले। ड्रैगन स्लेइंग हैल्बर्ड, सनमून ट्विन ब्लेड्स और लेवाइथन स्पीयर। ये आधुनिक दुनिया के बेहतरीन स्टील से बने हथियार थे। ठंडी हथियारों वाली उस दुनिया में ये किसी दूसरे आयाम की ताकत जैसे थे। मैंने ये तीनों दिव्य हथियार रैग्नार परिवार के मुख्य चौक में गाड़ दिए। फिर उल्फ को आदेश दिया, तीनों कबीलों के बीच एक मार्शल टूर्नामेंट करवाओ। जो सबसे ताकतवर योद्धा होगा उसे ये दिव्य हथियार इनाम में दिए जाएंगे। जैसे ही ये खबर फैली, पूरी मिनिएचर दुनिया पागल हो गई। हर योद्धा, हर लड़ाका बस उसी टूर्नामेंट की बात कर रहा था। 10 दिनों तक लगातार खूनी लड़ाइयां होती रहीं। आखिरकार वॉलेस ने ड्रैगन स्लेइंग हैल्बर्ड जीत लिया। वैलेरियन परिवार की नेता लूना और उसका छोटा भाई ट्रिस्टन सनमून ट्विन ब्लेड्स के मालिक बने। लेकिन रैग्नार परिवार की तरफ से एक आम योद्धा सब पर भारी पड़ गया। उसका नाम था ड्रैक्स। उसने अपनी पूरी जिंदगी राक्षसों के झुंडों से लड़ते हुए बिताई थी। हर लड़ाई ने उसे और ज्यादा खतरनाक बना दिया था और आखिरकार वो टूर्नामेंट का चैंपियन बन गया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। उस पागल ने जीतने के बाद सीधे मौजूदा नेता उल्फ की तरफ उंगली उठाई और सबके सामने उसे गालियां देने लगा। यहां तक कि उसने उल्फ को खुलेआम चुनौती दे दी, एक दिन मैं खुद भगवान का भी सिर काट दूंगा। बुम! भारी कीट कवच पहने उल्फ तोप के गोले की तरह एरिना में आ गिरा। उसके उतरते ही पत्थर की जमीन पर 2 बड़े गड्ढे बन गए। ड्रैक्स ने दहाड़ लगाई और अपनी तलवार उठाकर सीधे उस पर हमला कर दिया। लेकिन उल्फ ने बचने की कोशिश तक नहीं की। उसने सिर्फ एक हाथ से तलवार पकड़ ली, हल्का सा कलाई घुमाई, तुरमार तुरंत टुकड़ों में टूट गई। अगले ही पल उसने ड्रैक्स के पेट में जोरदार मुक्का मारा। धड़ाम! ड्रैक्स दर्जनों मीटर दूर जा गिरा। उल्फ धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। हर कदम के साथ जमीन टूट रही थी और उसकी हत्या की भावना आसमान छू रही थी। बस इतनी सी ताकत लेकर तू मुझे चुनौती देता है? उसके दाएं हाथ की आरी जैसी चींटी वाली धारदार जबड़े अचानक खुल गए और सीधे ड्रैक्स की भौहों के बीच वार करने बढ़े। लेकिन जैसे ही वो धार उसके सिर को छूने वाली थी, मैं अचानक आसमान से नीचे उतरा और सिर्फ 2 उंगलियों से उल्फ की कलाई पकड़ ली। पूरा एरिना एकदम शांत हो गया। तीनों कबीलों के 10,000 योद्धा मुझे अचानक अपने सामने देखकर सुन्न रह गए। अगले ही पल सब एक साथ घुटनों पर गिर पड़े। हे महान देवता, हम आपका स्वागत करते हैं। मैंने उनकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। मैंने जमीन पर पड़े ड्रैक्स की तरफ देखा, जो पसीने से भीगा हुआ भारी सांसें ले रहा था। फिर मैंने दूर गड़ी हुई लेवाइथन स्पीयर को हवा में खींचा और उसे सीधे ड्रैक्स के सामने फेंक दिया। ये दिव्य हथियार अब तुम्हारा है। जमीन के नीचे छिपे सारे राक्षसों का सफाया कर दो, फिर मैं तुम्हें और बड़ा इनाम दूंगा। इतना कहकर मैं फिर से आसमान में उड़ गया और गायब हो गया। उस रात मैं सो गया और जब अगली सुबह मेरी आंख खुली, मिनिया में 1.5 साल बीत चुके थे। इस दौरान तीनों कबीलों की 24,000 सैनिकों वाली संयुक्त सेना ने सीधे भूमिगत दुनिया पर हमला कर दिया था। 1 साल से भी ज्यादा समय तक लगातार खूनी लड़ाइयां चलती रहीं। आखिरकार उन्होंने उस स्लाइम के असली शरीर को भूमिगत सबसे गहरी गुफा में घेर लिया। अब वो स्लाइम पूरी तरह पागल हो चुका था। उसके शरीर से हजारों टेंटिकल निकल आए, वो जो आसमान भर कोड़ों की तरह सेना पर बरस रहे थे। ड्रैक्स लेवाइथन स्पीयर घुमाते हुए सबसे आगे खड़ा था और सामने से आने वाले हर हमले को रोक रहा था।
उधर चालाक उल्फ एक भूत की तरह चुपचाप किनारे घूमकर पीछे पहुंच गया। उसके दाएं हाथ के धारदार चींटी जबड़े पूरी तरह तैयार थे। उसकी नजर सिर्फ एक चीज पर थी, स्लाइम का असली कोर। ड्रैक्स सामने से सारे हमले झेल रहा था। उसी मौके का फायदा उठाकर उल्फ ने अपनी जानलेवा चाल चली। अब मर। जैसे ही उसने कहा, वो काले तोप के गोले की तरह हवा चीरता हुआ आगे बढ़ा और उसके चींटी जैसे धारदार जबड़े सीधे स्लाइम के कोर में घुस गए। बूम! एक भयानक दर्द भरी चीख पूरी गुफा में गूंज उठी। स्लाइम का असली शरीर सीधे पत्थर की दीवार में जा धंसा। वो भूमिगत दुनिया का घमंडी राजा, जो खुद को अजेय समझता था, आखिरकार दीवार पर टंगा हुआ मर रहा था। 1.5 साल तक चली ये खूनी लड़ाई आखिर तीनों कबीलों की जीत के साथ खत्म हुई। अगली सुबह मैं नींद से उठा, तैयार हुआ और फिर एक बार मिनिएचर दुनिया में उतरा। इस वक्त तीनों कबीले फसल काटने के मौसम में प्रवेश कर चुके थे। मैं ग्रिफिन पर बैठा सिल्वरफॉल नदी के ऊपर आराम से उड़ रहा था। तभी मेरी नजर सिल्विया पर पड़ी। कई बड़े अधिकारियों को लेकर घुटनों पर झुकी हुई थी और मेरी पूजा कर रही थी। मैंने बाकी बेकार लोगों को वहां से हटने का इशारा किया, सिर्फ सिल्विया को अपने पास रहने दिया। मैं चुपचाप उसे देखता रहा। वो बड़े आराम से आग जला रही थी और मछली भून रही थी। मैंने कैजुअली थोड़ी सी सोर्स एसेंस एनर्जी उस मछली में डाल दी। सिल्विया ने एक निवाला लिया और अगले ही पल उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उस मछली का स्वाद और उसके अंदर अचानक दौड़ती ताकत उसके लिए एक चमत्कार से कम नहीं थी। अब उसकी आंखों में मेरे लिए जो श्रद्धा थी, वो लगभग बाहर छलक रही थी। मैं ग्रिफिन पर चढ़ा और उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। तुम्हें नज़ारे देखना पसंद है? आओ, मैं तुम्हें उड़ाकर घुमाता हूं। सिल्विया एकदम जड़ हो गई। 17 साल की उम्र में वो लीडर बनी थी और पिछले 18 सालों से उसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ अपने इलाके के लिए कुर्बान कर दी थी। न प्यार, न आराम, न अपनी कोई जिंदगी। अब जब मैं उसे ग्रिफिन पर अपने साथ लेकर बादलों के ऊपर उड़ रहा था और तेज हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी, वो डर के मारे मेरी कमर को कसकर पकड़े हुई थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। था था इसमें थैंक यू। उड़ान खत्म होने के बाद सिल्विया मुझे पहाड़ों के पीछे बने एक भारी सुरक्षा वाले एल्यूमिनियम सेल में ले गई। वहां वही स्लाइम बंद था जिसे पहले उल्फ ने बुरी तरह घायल किया था। मैंने बॉक्स खोला और वो चीज तुरंत भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन मैंने सीधे सोर्स एसेंस एनर्जी से उसे जमीन पर दबा दिया। जैसे ही मैं उसे खत्म करने वाला था, अचानक वो जेली जैसा शरीर हिलने लगा और अगले ही पल एक नीली बालों वाली, बैंगनी आंखों वाली, सफेद चमड़ी की लड़की में बदल गई। न नहीं, हमला मत करो। मैं इंसानों की भाषा समझ सकती हूं। वो दीवार से चिपक गई और रोते हुए चिल्लाने लगी, मैं भूमिगत दुनिया की रानी हूं। ग्रूमी, अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। उसकी बात सुनकर मैं मुश्किल से अपनी हंसी रोक पाया। आखिरकार सच्चाई सामने आ गई। ये तथाकथित भूमिगत रानी असल में सिर्फ मिट्टी का एक टुकड़ा थी जिसने सोर्स एसेंस सोख लिया था, और वो सारे बैंगनी राक्षस वो सिर्फ उसके बनाए हुए पपेट थे। क्योंकि मैंने तीनों कबीलों को ईथर क्रिस्टल खोदने भेजा था जिससे उसका खाना कम हो गया, इसने बदले में हमला शुरू कर दिया था। मैंने जानबूझकर ठंडा चेहरा बनाया। वो ईथर क्रिस्टल शुरू से मेरे थे। तुमने मेरी चीज चुराई और मेरे लोगों को भी नुकसान पहुंचाया। ग्रूमी इतनी डर गई कि तुरंत घुटनों पर गिर गई। मुझसे गलती हो गई, बस मुझे खाना खाने दो। मैं अब से पूरी तरह तुम्हारी बात मानूंगी। उसकी हालत देखकर मैंने कैजुअली उसे डव चॉकलेट का एक टुकड़ा फेंक दिया। ग्रूमी ने जैसे ही एक बाइट लिया, उसकी आंखें चमक उठी और उसी पल वो मेरी नंबर 1 नौकर बन गई। मैंने ग्रूमी को सिल्विया के हवाले कर दिया। उसे एक बिना रुके काम करने वाली मशीन बना दिया गया। लेकिन सिल्विया भी कम खतरनाक नहीं थी। उसने ग्रूमी से नए बैंगनी राक्षस बनवाने की बजाय उसकी सोर्स एसेंस ताकत से एक खास बेल उगवाई जिसे नाम दिया गया ईथर वाइन। ये बेल योद्धाओं के शरीर को और ज्यादा ताकतवर बनाती थी। अब ग्रूमी की रोज की जिंदगी कुछ ऐसी थी, दिन भर गोल्डन व्हीट और चॉकलेट सूप खाओ और फिर पागलों की तरह ईथर वाइन पैदा करो। भूमिगत दुनिया की पुरानी रानी सिल्विया की 24 घंटे चलने वाली गैरकानूनी फैक्ट्री की मजदूर बन चुकी थी। उसकी आंखों के नीचे पड़े काले घेरे देखकर मुझे भी थोड़ा तरस आने लगा। लेकिन गलती उसकी ही था। आखिर उसने उस औरत से दुश्मनी ली थी जिसका दिमाग सबसे तेज था। तीनों कबीलों को इनाम देने के लिए मैंने ऑनलाइन एक मिनिएचर सिटी मॉडल खरीदा। जब उन छोटे लोगों ने उसकी नींव तैयार कर ली, मैंने फैसला किया अब उन्हें कुछ बड़ा दिया जाए। दिव्य अवतरण का 8वां साल, 13 अप्रैल, नदी के पास। तीनों कबीलों के हजारों लोग जमा थे। मैंने कौच का ढक्कन हटाया, 2 हाथों से उस मिनिएचर शहर को उठाए
और सीधे नींव के ऊपर रख दिया। रंबल। विशाल हाथ बादलों को चीरते हुए नीचे उतरे, सूरज तक ढक गया और फिर भव्य प्राचीन शहर किसी चमत्कार की तरह जमीन पर उतर आया। हे भगवान, ये देवता का असली शरीर है। सिर्फ उनके हाथ इतने विशाल हैं। मेरे उन आसमान छूते हाथों को देखकर छोटे लोग डर से कौंप उठे। हजारों लोग एक साथ घुटनों पर गिर पड़े, जैसे खेत में गेहूं कटती है। सब पागलों की तरह सिर झुकाकर प्रार्थना करने लगे। यहां तक कि हमेशा घमंडी रहने वाला ड्रैक्स भी कौंप रहा था। वो अपनी लेवायथन स्पीयर को कसकर पकड़े खड़ा था, सिर्फ इसलिए ताकि डर से गिर न पड़े। मैंने वो शहर तीनों कबीलों को दे दिया ताकि वे मिलकर उसका शासन संभालें। मैंने उसका नाम रखा ईडन सिटी। फिर मैंने सोर्स एसेंस एनर्जी से शहर की दीवारों पर 6 संस्थापकों के नाम उकेर दिए, उनकी व्यवस्था बनाने में मदद करने के लिए। मैंने 42 प्रूफ वोडका की एक बोतल का ढक्कन भी अंदर फेंक दिया। ये लोग अब तक घटिया देसी शराब पीने के आदी थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने उस वोडका का स्वाद लिया, उन्हें लगा जैसे स्वर्ग का दरवाजा खुल गया हो। इसके बाद मैंने एक मिनरल वाटर बोतल और मेयोनीज की बोतल को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा और उन्हें ऐसी प्लास्टिक करेंसी के रूप में दिया जिसकी नकल बनाना उनके लिए नामुमकिन था। इस एक कदम ने मिनिएचर दुनिया की सभ्यता को बहुत आगे धकेल दिया। तीनों कबीले अब तेजी से तरक्की कर रहे थे, लेकिन मुझे लगा ये सब कुछ ज्यादा ही शांत हो गया है। बिना जिंदा रहने के दबाव के ये छोटे लोग मेरे लिए पूरी ताकत से कैसे काम करेंगे? मुझे उनसे लगातार एनर्जी चाहिए थी। इसलिए रात के अंधेरे में मैंने चींटी से बड़ा एक पतंगा पकड़ा, फिर उसे ओरोबोस की मदद से एक छछूंदर के साथ जबरदस्ती फ्यूज कर दिया और चुपचाप उसे बैंगनी चमड़ी वाले राक्षसों की एक छोड़ी हुई सुरंग में डाल दिया। कुछ महीने बाढ़ियों कटाई का मौसम करीब था। पश्चिमी पहाड़ियों के गेहूं के खेतों पर भयानक हमला हुआ। बहुत सारी सीढ़ीनुमा खेती वाली जमीन नीचे से उलट दी गई थी। ड्रैक्स और ट्रिस्टन दिव्य हथियार लेकर उसे मारने गए, लेकिन आधे दिन से भी कम समय में दोनों खून से लथपथ वापस लाए गए। ड्रैक्स अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा था, गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, वो एक विशाल दानव है। वो उड़ भी सकता है और जमीन के नीचे भी जा सकता है। उसका शरीर बिल्कुल बैंगनी चमड़ी वाले राक्षसों जैसा है। सिल्विया जांच के लिए ग्रूमी को लेकर कैंप में आई। ड्रैक्स ने ग्रूमी को घूरते हुए दहाड़ा, ये सब जरूर तूने किया है। तू राक्षस है, तेरी चालें अभी खत्म नहीं हुई। ग्रूमी गुस्से से पैर पटकने लगी। बकवास, ये झूठा इल्जाम है। मैं खुद उड़ नहीं सकती, तो पंखों वाला राक्षस कैसे बना सकती हूं? दोनों एक दूसरे से बहस कर ही रहे थे कि अचानक कैंप के बाहर की जमीन जोर जोर से कांपने लगी। बूम! जमीन फट गई और पीठ पर पंखों वाला एक विशाल बैंगनी राक्षस मिट्टी चीरकर बाहर निकला। उसने आते ही कई टेंट उलट दिए। ग्रूमी पूरी ताकत से चिल्लाई, देखा, ये मैं नहीं हूं। वो इतनी बेबस होकर रो रही थी कि उसका शरीर लगभग पिघलकर कीचड़ बनने लगा। लेकिन ड्रैक्स लगातार ताने मारता रहा। वो अब भी यही कह रहा था कि गेहूं के खेतों को बर्बाद करने वाला बैंगनी राक्षस ग्रूमी नहीं बनाया है। मैं कौंच के बाहर खड़ा होकर यह सब देख रहा था और मुश्किल से अपनी हंसी रोक रहा था, क्योंकि उस राक्षस का ग्रूमी से कोई लेना देना नहीं था। वो तो मेरा बनाया हुआ सुपर सोल्जर था। मैंने उसे ओरोबोस से एक छछूंदर और उड़ने वाले कीड़े को मिलाकर बनाया था। मैंने उसका नाम रखा मॉथ रैट। ये चीज बहुत बड़ी थी, जमीन खोद सकती थी और इसकी पीठ पर पतंगे जैसे पंख थे। इस समय मिनिएचर दुनिया में मॉथ रैट गेहूं के खेत में अपना खून लगा जबड़ा खोलकर पागलों की तरह खा रहा था। 20 से ज्यादा पूरी तरह हथियारबंद योद्धा भालों के साथ उस पर टूट पड़े, लेकिन वे उसकी चमड़ी तक नहीं भेद सके। उल्टा उसने बस अपना शरीर मोड़ा, पंजा घुमाया, 7-8 योद्धाओं को उड़ाकर दूर फेंक दिया। ग्रूमी गुस्से से भर गई। उसने दर्जन भर नीले बैंगनी जेल जैसे टेंटिकल निकाले और चारों तरफ से मॉथ रैट को जकड़ने की कोशिश की, लेकिन मॉथ रैट बेहद चालाक था। उसने अपना शरीर झटका, कुछ टेंटिकल तोड़ दिए, पंख फड़फड़ाए, एक सुरंग में घुसा, आराम से भाग निकला। अगले कई महीनों तक मॉथ रैट ने गुरिल्ला तरीके अपनाए। कभी एक जगह हमला करता, फिर दूसरी जगह गायब हो जाता। तीनों कबीलों के योद्धा बुरी तरह परेशान हो गए, लेकिन इसी वजह से उन्हें अपनी गश्त बढ़ानी पड़ी, हथियार बेहतर करने पड़े और एक पल के लिए भी ढीला नहीं पड़ना पड़ा। मैं बस उनके लिए मुश्किल का स्तर बढ़ाना चाहता था, क्योंकि अगर जिंदगी बहुत आरामदायक हो जाए तो सभ्यता आगे कैसे बढ़ेगी? मुझे सोर्स एसेंस चाहिए था। और देखते ही देखते दिव्य अवतरण का 9वां साल आ गया। आखिरकार नवार परिवार के कारीगरों ने हवा में उड़ने वाले दुश्मनों के लिए हाई स्ट्रेंथ रिपीटिंग क्रॉसबो तैयार कर ली। तीनों कबीलों ने मिलकर मॉथ रैट का पीछा किया और हर कार उसे तीरों की बारिश से छलनी कर दिया। वो भागते भागते एक गुफा में घुसा और वहीं मर गया। मैं ईडन सिटी में छोटे लोगों को जश्न मनाते, गाते और नाचते देख रहा था और संतुष्टि से सिर हिलाया। हाल ही में मॉथ रैट ने जो डर और दबाव पैदा किया था,
उसकी वजह से तीनों कबीलों की सभ्यता तेजी से आगे बढ़ी थी और मेरी उपलब्ध सोर्स एसेंस एनर्जी सीधे बढ़कर C97 तक पहुंच गई। लेकिन डर से काम नहीं चलता, कभी कभी मिठास भी देनी पड़ती है। मैं मुड़ा और रसोई में चला गया। वहां से मैंने टमाटर, खीरा और हरी मिर्च के कुछ बीज निकाले। फिर अपनी उंगलियों पर सोर्स एसेंस इकट्ठा करके मैंने उन बीजों को जबरदस्ती बदल दिया। अब उनमें ईथर वाइन जैसी हल्की बॉडी टेम्परिंग शक्ति आ गई थी। मैं मिनिएचर दुनिया में उतरा और ये बीज तीनों बड़े परिवारों के नेताओं को दे दिए। इन्हें फेज 2 बॉडी टेम्परिंग दवा समझो। तीनों परिवारों के लोग मेरी तारीफों के पुल बांधने लगे। मैंने उनकी चापलूसी सुने बिना ही सफेद रोशनी में बदलकर वापस अपनी असली दुनिया में लौट आया। क्योंकि फोन का अलार्म बज चुका था, दूसरा लेगो ब्लाइंड बॉक्स पहुंच गया था। मैं आंगन की दीवार फांदकर बाहर झांका। गली के आखिरी छोर पर एक फेडेक्स ट्रक खड़ा था। 6 डिलीवरी वाले पसीना बहाते हुए एक विशाल बॉक्स उठाने की कोशिश कर रहे थे। उसे मेरे गेट तक लाने में ही उनकी हालत खराब हो गई थी। मैं दीवार से नीचे कूदा रस्सी और बॉक्स के किनारे को एक हाथ से पकड़ लिया। अगले ही पल मेरी दोनों बाहों की मांसपेशियां फूल गईं। मैंने उस विशाल बॉक्स को, जो पिछले वाले से 5 गुना बड़ा था, सीधे आंगन के अंदर घसीट लिया। मैंने पैकेजिंग हटाई और अंदर वही पुराना धातु का बेस और कांच का ढक्कन दिखाई दिया। लेकिन इस बार दुनिया पूरी तरह अलग थी। अब वहां सिल्वर फॉल नदी नहीं थी, उसकी जगह एक विशाल खाड़ी थी जिसके चारों तरफ छोटे बड़े द्वीप फैले हुए थे। समंदर में लगभग 100 टापू दिखाई दे रहे थे। मैंने मैग्नीफाइंग ग्लास उठाया और ध्यान से देखने लगा। मेरा दिल अचानक एक धड़कन छोड़ गया। वहां की इमारतें बिल्कुल मध्यकालीन यूरोप जैसी लग रही थीं। पूर्वी महाद्वीप में भारी कवच पहने 2 सेनाएं भयंकर युद्ध कर रही थीं। उनका नेता तलवार घुमाता तो हवा में साफ दिखाई देने वाली तलवार की ऊर्जा निकलती। उसके पीछे खड़े कुछ जादूगर नुकीली टोपी पहने हुए अपनी लकड़ी की छड़ियां घुमा रहे थे और अगले ही पल आसमान से तूफानी हवाएं और नरक जैसी आग बरसने लगती। ये एक जादुई फैंटेसी दुनिया थी। मैंने आसमान की तरफ देखा। बादलों के भीतर पारदर्शी सोर्स एसेंस की धाराएं इतनी ज्यादा जमा थीं कि लगता था जैसे पानी की तरह टपक पड़ेंगी। मैंने हाथ बढ़ाकर उन्हें पकड़ना चाहा, कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। जब तक मैं इस दुनिया की हेरिटेज रिलिक नहीं ढूंढता, मैं यहाँ की सोर्स एसेंस मुफ्त में नहीं ले सकता था। मैं कांच के ढक्कन के चारों तरफ घूमने लगा। तभी मुझे बेस के किनारे एक रहस्यमयी आंख का निशान दिखाई दिया। यही इस दुनिया की कुंजी थी। तो इसे ढूंढना पड़ेगा और उसके लिए अंदर जाना ही होगा। मैंने गहरी सांस ली और अपना हाथ धातु की सतह पर रख दिया। अगले ही पल चेतना नीचे गिरने लगी। बैंग! एक जोरदार धमाका हुआ। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। सड़ी हुई मछलियों की भयानक बदबू सीधे मेरे दिमाग में घुस गई। मैंने नीचे देखा। मैं एक गोदाम की छत तोड़कर सीधे अंदर गिरा था और किसी अजीब मछली की पूरी पेटी मेरे नीचे चिपक कर कीचड़ बन चुकी थी। मैंने अपनी गर्दन पर लिपटा ऑक्टोपस खींचकर फेंका। मैं अभी निकलने का रास्ता सोच ही रहा था कि तभी कोने से दबे हुए स्वर में बहस सुनाई दी। जस्टिन, तू मुझे फंसा रहा है क्या? एक मोटा गोरा रईस आदमी गुस्से में चिल्लाया और 2 थैलियां सोने के सिक्कों की एक दुबले पतले युवक की छाती पर दे मारी। वो पतला लड़का जस्टिन एक चालाक व्यापारी जैसी मुस्कान हैसा। बैरन वेन, ये सामान मैं बड़ी मुश्किल से लाया हूं। अगर आपको नहीं चाहिए तो और भी बहुत लोग लाइन में खड़े हैं। बैरन वेन ने चिढ़कर बगल में रखे लकड़ी के बक्से का ढक्कन खोला और तभी मैंने अंदर देखा। एक एल्फ लड़की, चेहरा लंबे नुकीले कान के मारे सिकुड़कर बैठी हुई थी। उसे देखकर मुझसे रहा नहीं गया। मैंने पैरों से जोर लगाया और तोप के गोले की तरह आगे निकल गया। बैरन वेन को बस हवा का झोंका महसूस हुआ, लेकिन वो मुड़ भी नहीं पाया था कि मेरा मुक्का सीधे उसके मोटे पेट में जा धंसा। मोटे आदमी ने सुअर की तरह चीख मारी और झींगे की तरह मुड़कर घुटनों के बल गिर पड़ा। उसके मुंह से पित्त बाहर निकलने लगा। हालात बिगड़ते देख जस्टिन ने हाथ बढ़ाकर बक्से में बैठी एल्फ लड़की को पकड़ना चाहा। स्मैक! मैंने उसे एक जोरदार उल्टा थप्पड़ मारा। हवा तक चीख उठी। जस्टिन अपने दांतों समेत सीधा उड़ गया और जोर से एक शेल्फ से जा टकराया। मैंने एक हाथ से एल्फ लड़की को उठा लिया, फिर पैर की हल्की सी ठोकर से उछला कि पिछली खिड़की से बाहर निकला, गलियों में गायब हो गया। काफी दूर भागने के बाद मैं एक सुनसान समुद्री किनारे पर पहुंचा। वहां मैंने एल्फ लड़की को नीचे उतारा। वो लड़की साफ तौर पर 1.7 मीटर से ज्यादा लंबी थी। उसके हल्के सुनहरे बाल कंधों पर बिखरे हुए थे और उसका चेहरा इतना खूबसूरत था कि नजर हटाना मुश्किल था। वो डरते डरते मेरी तरफ देखने लगी, फिर धीमी आवाज में बोली, थैंक यू। उसने बताया उसका नाम लिलिया है। वो आइलैंड एल्फ थी। शिकार का पीछा करते हुए वो बहुत दूर तक तैर गई थी। फिर एक इंसानी व्यापारी जहाज ने उसे पकड़ लिया और गुलाम बनाकर बेच दिया। वो बार बार सिर झुकाकर पूछ रही थी, आप
इनाम में क्या चाहते हैं? मैंने उसकी गुलाबी सफेद नुकीली कानों की तरफ देखा। मेरे दिल में हल्की सी जिज्ञासा उठी। उन कानों पर सोर्स एसेंस एनर्जी की हल्की लहर महसूस हो रही थी। मैंने सीधे कहा, मुझे तुम्हारे कान छूने दो, इसे ही अपना इनाम समझ लो। लिलिया एक पल के लिए जम गई, फिर उसके गाल तुरंत लाल हो गए। वो छोटे छोटे कदम बढ़ाकर मेरी तरफ आने ही वाली थी कि अचानक मेरी भौहें सिकुड़ गईं। मैंने दूर पड़े एक बड़े पत्थर को घूरा। बाहर निकल। मेरी आवाज में सोर्स एसेंस एनर्जी थी। जैसे ही मैंने चिल्लाया, समंदर की सतह पर पानी के खंभे फट पड़े। पत्थर के पीछे छिपा जस्टिन कांपता हुआ बाहर आया। उसके चेहरे का आधा हिस्सा सूजकर फूल गया था और मुंह से हवा निकल रही थी। प्लीज, हमला मत करना, मैं हूं। मैंने उसे ठंडी नजर से देखा। तू मेरा पीछा करते हुए यहां तक आया, लड़की वापस छीनने आया था। जस्टिन धड़ाम से घुटनों पर गिर गया। उसने अभी अभी जमा की हुई सारी सिक्कों की थैलियां जमीन पर रख दी। महान मिस्टर विजर्ड, ये सारा पैसा आपका है। बस मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, मुझे मैजिक सिखा दीजिए। मुझे लगभग हंसी आ गई। मेरी सीधी सादी ताकत को यह मैजिक समझ रहा था। मैंने बिना भाव के कहा, मुझे पैसे में कोई दिलचस्पी नहीं। जस्टिन घबरा गया। उसने दांत भींचते हुए कहा, पैसे के अलावा मेरे पास बे की 4 बड़ी किंगडम्स की जानकारी है और आइलैंड एल्फ ट्राइब के बचने का रहस्य भी। अगर आप मुझे अपना लें तो मैं आपका वफादार शिकारी कुत्ता बन जाऊंगा। मैंने उसे देखा। वफादार कुत्ता? सिर्फ मुंह से बोलने से कोई वफादार नहीं बनता। मैंने अपना दायां हाथ उठाया और समंदर किनारे बनी एक चट्टानी गुफा की तरफ निशाना लगाया। फिर जोर से पकड़ने जैसा इशारा किया। स्क्वीक। एक चमगादड़ हवा में खिंचता हुआ मेरी तरफ आ गया और सीधे जस्टिन की पीठ से जा टकराया। मैंने अपने शरीर के अंदर ओरोबोस की ताकत चला दी। काले और सफेद प्रकाश की धाराएं बूम के साथ फूट पड़ी। जस्टिन और उस चमगादड़ को पूरी तरह लपेट लिया। बे वर्ल्ड के नियम मुझे रोकने की कोशिश कर रहे थे। मेरी उपलब्ध सोर्स एसेंस एनर्जी भी एक बड़ा हिस्सा अचानक गिर गई, लेकिन मैंने जबरदस्ती उस दबाव को सहा। फ्यूजन पूरा कर दिया। रोशनी धीरे धीरे गायब हुई। जस्टिन जमीन पर पड़ा भारी सांसें ले रहा था। उसकी गर्दन पर काली बारीक रेखाएं रेंग रही थीं। उसका शरीर अचानक जोर से पीछे मुड़ा। अगले ही पल रिप, उसके कपड़े फट गए और उसकी पीठ से विशाल चमगादड़ जैसे पंख बाहर निकल आए। अपने शरीर में दौड़ती नई ताकत महसूस करके जस्टिन खुशी से कौंपने लगा। वो तुरंत सिर जमीन पर मारते हुए बोला, टीचर, मैं आपके लिए सब कुछ कुर्बान कर दूंगा। काम पूरा हो चुका था। इस अनजान दुनिया में अब मेरे पास पहला काम का मोहरा था, एक वैम्पायर नौकर। मैंने उसे चारों किंगडम्स की सारी जानकारी लिखने को कहा। फिर लिलिया को सुरक्षित जगह पर छोड़ आया। उसके बाद मैं सफेद रोशनी में बदल गया, आस में उड़ा और वापस अपनी असली दुनिया में लौट आया। सोफे पर लेटकर मैं जस्टिन द्वारा दी गई जानकारी देखने लगा। बेवर्ल्ड 4 बड़ी किंगडम्स में बांटी हुई थी। स्टॉर्म किंगडम, थंडर किंगडम, ग्लूम किंगडम और सिल्वर मून किंगडम। इनमें सबसे रहस्यमयी थी सिल्वर मून किंगडम। वहां हर जगह शक्तिशाली ट्रांसेंडेंट्स मौजूद थे और जिस आंख जैसे हेरिटेज रिलिक को मैं ढूंढ रहा था, बहुत मुमकिन था कि वो वहीं छिपा हो। लेकिन एक नए बने वैम्पायर नौकर के भरोसे सिल्वर मून किंगडम से रेलिक चुराने की उम्मीद करना कि सपना था। मुझे और लोगों की जरूरत थी। मैंने बगल में रखी शांत ईडन सिटी दुनिया की तरफ देखा। वो भी उसी तरह का लेगो ब्लाइंड बॉक्स था, उसी ऊंचाई और आकार वाला। अचानक मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, अगर मैं इन दोनों दुनियाओं को जोड़ दूं तो सोचा, और तुरंत काम शुरू कर दिया। मैं उठा, बॉक्स का बेस दोनों हाथों से पकड़ा और धीरे धीरे उसे बे वर्ल्ड की तरफ धकेलने लगा। मैंने डॉनलाइट प्लेन्स को बे वर्ल्ड के पश्चिमी किनारे से बिल्कुल सही तरीके से जोड़ दिया। क्लिक। मैंने दोनों तरफ के कॉंच वाले आइसोलेशन पैनल्स खोल दिए। अगले ही पल दोनों दुनियाओं की हवा आपस में टकरा गई। बे वर्ल्ड का अनंत समुद्री पानी उल्टा बहने लगा, पहने लालाइट प्लेन्स में घुस गया। फिर वो सिल्वर फॉल नदी से जुड़ गया। मैं झुककर मिनिएचर दुनिया के लोगों की प्रतिक्रिया देखने लगा। पूर्वी घास के मैदानों में कुछ औरतें कपड़े धो रही थीं। अचानक आई विशाल लहरों ने उन्हें पूरी तरह भिगो दिया। जब उन्होंने सिर उठाकर अपने सामने फैला हुआ अनंत समुद्र देखा, डर के मारे सीधे जमीन पर गिर पड़ी। जैसे ही खबर ईडन सिटी पहुंची, तीनों कबीलों के बड़े नेता पूरी तरह हिल गए। ड्रैक्स ने तुरंत ग्रूमी की तरफ उंगली उठाई और उसे गालियां देने लगा। ये सब तूने किया है, ये महाबाढ़ तेरी वजह से आई है। लेकिन सिल्विया सबसे शांत थी। उसने जोर से मेज पर हाथ मारा, हालात को काबू में किया और तुरंत ग्रिफिन को समुद्र के ऊपर जासूसी के लिए भेज दिया। कुछ दिनों बाद ग्रिफिन वापस लौटा और खबर लाया कि समुद्र में जहाज मौजूद है। गाय, जो जन्मजात लड़ाका था और जिसकी नसों में युद्ध दौड़ता था, उसने चुपके से कुछ लकड़ी की नावें बनाई और लोगों को लेकर समुद्र जीतने निकल पड़ा। लेकिन नतीजा,
एक विशाल लहर आई और सबको सीधा समुद्र में फेंक दिया। अगर ग्रूमी नीचे पानी में उन्हें सहारा न देती तो वो सब मछलियों का खाना बन चुके होते। इन आदिम लोगों के लिए सीधे समुद्री यात्रा पर निकलना को मौत की प्लेट में परोसने जैसा था। मैंने फिर हाथ कांच की सतह पर रखा और एक बार फिर नीचे उतरा। मैंने आधुनिक युद्धपोतों के डिजाइन, जो मुझे याद थे, सीधे सिल्विया की मेज पर फेंक दिए। सिल्विया ने हैरानी से मेरी तरफ देखा। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, दोनों दुनियाओं के बीच का ये रास्ता जल्द बंद होने वाला है, और जब 2 साल बाद ये फिर खुलेगा तो समुद्र के उस पार की जातियां तुम पर जरूर हमला करेंगी। जिंदा रह पाओगे या नहीं, ये अब तुम्हारी किस्मत पर है। इतना कहकर मैं उसे एक भी सवाल पूछने का मौका नहीं दिया और सफेद रोशनी बनकर गायब हो गया। वहीं खड़ी सिल्विया अपने हाथों में पकड़े उन बेहद जटिल जहाजी डिजाइनों को देख रही थी। धीरे धीरे उसकी आंखें जुनून से भरने लगी। उसने तुरंत 100 सबसे बड़े कारीगरों को बुलाया, मीटिंग बुलाई, पूरे तीनों कबीलों में पागलों जैसी ऊर्जा भर दी। युद्धपोत बनाओ जितनी जल्दी हो सके। पोर्टल बंद हो जाने के बाद ईडन सिटी दुनिया अपने आप तेजी से विकसित होने लगी। मैंने जम्हाई ली और अपने बेडरूम में जाकर सो गया। अगली सुबह फ्रेश हुआ, एक अंडा फ्राई किया, खाते खाते फोन स्क्रॉल करने लगा। मैंने रेडिट का फैंटेसी बोर्ड खोला और देखते ही समझ गया, ब्लाइंड बॉक्स का कमेंट सेक्शन पूरी तरह फट चुका था। एक पोस्ट सबसे ऊपर ट्रेंड कर रही थी। उसका टाइटल बेहद घमंडी था, ब्लाइंड बॉक्स से लग्जरी आइटम निकलना बेकार है, आओ देखो मुझे मिला असली वर्चुअल रियलिटी वीआर कंसोल। पोस्ट करने वाले का आईडी था सेंट गैटलिंग चैटरलिन, असल नाम लियो। उसने पोस्ट में दर्जन भर स्क्रीनशॉट डाले हुए थे। मैंने बस एक नजर डाली, मेरे हाथ से अंडा सीधा मेज पर गिर गया। मध्यकालीन गलियां, भीड़ भाड़ वाला बंदरगाह, दूर तैरते जहाज, ये तो बेल्ट का हेडविंड पोर्ट था। लियो पागलों की तरह पोस्ट अपडेट कर रहा था, भाइयों ये गेम कमाल है, 100% रियल दर्द महसूस होता है। बस दिक्कत यह है कि यहाँ के एनपीसी क्या बोल रहे हैं, एक शब्द समझ नहीं आता, कोई लैंग्वेज पैच दे दो। मैंने तस्वीरों को जूम करके ध्यान से देखा और तभी मेरी आंखें सिकुड़ गईं। ये आदमी मॉडल के लिगाओ ब्लाइंड बॉक्स के जरिए मेरी बेवर्ल्ड में प्लेयर बनकर कनेक्ट हो चुका था। मतलब दुनिया में अब चौथा बड़ा खतरा आ चुका था। मैं ऐसा होने कैसे देता? अगर उसने मेरे इलाके में अपनी ताकत बढ़ा ली और मुझसे पहले हेरिटेज रेलिक हासिल कर लिया, मैं किस बात का रूलर था? मैंने फोन नीचे फेंका, सीधे कांच के बॉक्स के पास गया, हाथ पेस पर रखा और जबरदस्ती नीचे उतर गया। बैंग, वही पुराना धमाका, वही सड़ी हुई समुद्री बदबू। मैंने नाक दबाकर ऊपर देखा, मेरे सिर के ऊपर फिर वही टूटी हुई छत थी और नीचे वही समुद्री खाने की पेटी, जो फिर से मेरे नीचे आकर मांस का पेस्ट बन चुकी थी। मैं दोबारा उसी गोदाम में गिरा था, क्योंकि मेरे शरीर में दूसरे संसार का ओरोबोज मौजूद था। बे वर्ल्ड मुझे रिजेक्ट कर रही थी और इसी वजह से मेरा ड्रॉप पॉइंट हमेशा यहीं लॉक हो रहा था। बाहर से जहाज मालिकों की गुस्से भरी गालियां सुनाई दे रही थीं। मैं पिछली खिड़की से बाहर कूदा, जस्टिन के साथ बने ब्लडकिन कॉन्ट्रैक्ट कनेक्शन को फॉलो करते हुए आगे बढ़ गया। काफी देर बाद मैं हेडविंड पोर्ट के अमीर इलाके में पहुंचा। मेरे सामने एक शानदार 2 मंजिला पश्चिमी शैली का घर था। मैं अंदर जाने ही वाला था कि अचानक लोहे के टावर जैसा एक विशाल आदमी मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। अंधा है क्या? ये प्राइवेट रेजिडेंस है, दफा हो जा। उसका चेहरा पूरी तरह गुंडों जैसा था। उसने मुट्ठियां कसकर मुझे धमकाया, लेकिन मैंने उसकी बात पर ध्यान तक नहीं दिया। मेरी आंखें हल्की सिकुड़ गईं। उसके शरीर में हल्की सोर्स एसेंस एनर्जी बह रही थी, लगभग 2 बार टेम्पर डिवाइन किंगडम वॉरियर जितनी ताकत। मैंने सीधे उसकी तरफ देखते हुए कहा, तूने एथर क्रिस्टल्स खाए हैं? फिर मैंने हाथ बढ़ाकर उसके पेट की तरफ इशारा किया। मुझे हाथ मत लगा। वो गुस्से से दहाड़ा और दोनों हाथों से मुझे जोर से धक्का दिया। बैंग! उसके भारी हाथ मेरे सीने से टकराए। मैं 1 इंच भी नहीं हिला। उल्टा वो खुद 3 कदम पीछे उछल गया। उसकी पीठ दीवार से जा टकराई। दर्द से उसका चेहरा बिगड़ गया, लेकिन फिर भी वो मानने को तैयार नहीं था। वो दोबारा मुझ पर झपटने ही वाला था। कभी मुख्य दरवाजा जोर से खुला और साफ सुथरा स्वॉलोटेल कोट पहने जस्टिन भागता हुआ बाहर आया। टीचर, आप यहां कैसे? जस्टिन ने तुरंत उस विशाल आदमी को घूरा। पीछे हटो। फिर वो मुझे बड़े सम्मान से अंदर ले गया, ड्राइंग रूम में बैठाया, ब्लैक टी परोसी, आदर से रिपोर्ट देने लगा। मैंने लिलिया के लिए एक नोबल आइडेंटिटी तैयार कर दी है और ये घर अब उसी का रेजिडेंस है। मैंने चाय का एक घूंट लिया, फिर मेज पर रखा कागज और पेन उठाया। कुछ तेज स्ट्रोक्स में मैंने उस प्लेयर लियो का चेहरा बना दिया। मैंने वो तस्वीर जस्टिन की तरफ सरका दी। मेरी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। पूरे पोर्ट में इसे ढूंढो, मिल जाए तो खत्म कर दो और काम बिल्कुल साफ होना चाहिए। जस्टिन की आंखों में हल्की बेरहमी चमकी।
उसने बिना कुछ बोले तस्वीर मोड़ी और अपने कोट में रख ली। समझ गया। इसके बाद मैंने हेरिटेज रेलिक वाली आंख जैसा निशान भी बना दिया। और ये, इस सिंबल का पता लगाओ, अपने सारे रिसोर्सेज इस्तेमाल करो। काम सौंपने के बाद उठने ही वाला था ताकि ऊपर जाकर लिलिया की हालत देख सकूं। तभी बूम! दूसरी मंजिल से एक जोरदार धमाका हुआ। हमारे पैरों के नीचे की फर्श जोर से कौंप गई। छत से धूल और मलबा गिरने लगा। मेरा चेहरा तुरंत बदल गया। अगले ही पल धड़ाम, मैंने पैरों से जोर लगाया और नीचे की संगमरमर की टाइलें टूट गईं। मेरा पूरा शरीर आफ्टर इमेज बनकर सीधा ऊपर की तरफ दौड़ पड़ा। उधर जस्टिन ने भी अपनी पीठ के कपड़े फाड़ दिए। उसके चमगादड़ जैसे पंख बाहर निकले और वो उड़कर ऊपर चला गया। मैंने कमरे का हिलता हुआ दरवाजा लात मारकर तोड़ दिया और जो दृश्य सामने था उसे देखकर मेरी मुट्ठियां कस गईं। लिलिया ढीले रेशमी कपड़े पहने नंगे पांव बिस्तर के पास खड़ी थी। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे वो किसी ट्रांस में हो। उसका दायां हाथ अब भी हवा में आगे बढ़ा हुआ था और उसके ठीक सामने मीटर मोटी पत्थर की लोड बेरिंग दीवार बेडरूम और स्टडी के बीच थी, किसी अदृश्य विशाल ताकत से पूरी तरह चकनाचूर हो चुकी थी। पत्थर के टुकड़े पूरे फर्श पर बिखरे पड़े थे। जस्टिन की आंखें फटी रह गईं। उसने डर से लार निकली। ये मेज हैंड है। उसने आपको इसे सिर्फ एक बार इस्तेमाल करते देखा था और आज खुद सीख लिया। लिलिया टूटे पत्थरों के बीच नंगे पांव खड़ी थी। उसका सिर नीचे झुका हुआ था। दो उंगलियां घबराहट में आपस में उलझ रही थी। उसका चेहरा पूरी तरह लाल हो चुका था। वो बार बार डरते हुए माफी मांग रही थी। उसे लग रहा था मैं उससे दीवार का पैसा भरवाऊंगा। मैंने शांत आवाज में कहा, फिक्र मत करो। फिर मैंने अपना बड़ा हाथ हल्के से घुमाया। अगले ही पल मेरे शरीर से अदृश्य सोर्स एसेंस की लहर निकली। फर्श पर बिखरे हर टूटे पत्थर, हर ईंट, हर टाइल हवा में लपेट लिया। अगले ही पल पूरा मलबा हवा में उठ गया। टूटी हुई ईंटें, पत्थर, टाइलें सब अपने आप वापस जुड़ने लगे। परत दर परत दीवार फिर से बनती चली गई। पूरा दृश्य ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने समय को पीछे घुमा दिया हो। यहां तक कि वो लकड़ी का दरवाजा जिसे मैंने अभी लात मारकर तोड़ा था वो भी पूरी तरह पहले जैसा बन गया। जस्टिन वहीं पत्थर बनकर खड़ा रह गया। मुझे ऐसे देख रहा था जैसे किसी भगवान को देख लिया हो। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे लिए सोर्स एसेंस को कंट्रोल करना अब सांस लेने जितना आसान हो चुका था। ये सब मेरे लिए बच्चों के ब्लॉक्स जोड़ने जैसा था। मैंने जस्टिन की तरफ देखा और सीधा आदेश दिया, आइलैंड एल्फ्स पर हुए हमले की जानकारी जुटाओ। अगर खबर झूठी निकले तो छत पर सफेद कपड़ा लगाना और सच निकले तो लाल कपड़ा लगाना। तुम्हारे पास 3 दिन है, कर पाओगे। तुरंत सीधा खड़ा हो गया उसने, सीने पर हाथ मारा और पूरे भरोसे के साथ बोल, मिशन जरूर पूरा होगा। मैंने संतोष से सिर हिलाया, फिर मुड़ा, बालकनी की तरफ चला गया और अगले ही पल मैं सफेद रोशनी में बदल गया। आसमान में उड़ता हुआ सीधे अपने असली शरीर में वापस लौट आ बाहर की दुनिया में लौटकर मैंने बगल में रखी तेजी से विकसित होती ईडन सिटी दुनिया की तरफ देखा। अंदर दिव्य अवतरण का 11वां साल चल रहा। जो जहाजों के डिजाइन मैंने कैजुअली उन्हें दिए थे, इन छोटे लोगों ने उन्हें कमाल के स्तर तक पहुंचा दिया था। सिल्वरफॉल नदी पर दर्जनों युद्धपोत अभ्यास कर रहे थे। उनके जहाजों का बाहरी हिस्सा पूरी तरह सोडा कैन से काटी गई सिल्वर एल्यूमिनियम प्लेटों से ढका हुआ था। मजबूत, हल्का और पानी से सुरक्षित। ये लोहार सच में जीनियस थे। शरद ऋतु की फसल कटाई लगभग खत्म हो चुकी थी। तीनों कबीलों के योद्धा अब बेहद ताकतवर हो चुके थे। उनके घोड़े मजबूत थे और अनाज पहाड़ों की तरह जमा था। अब वक्त आ गया था एक और बड़ी फेथ हार्वेस्ट लेने का। मैंने पहले ब्लाइंड बॉक्स के मेटल बेस पर हाथ रखा और ओरोबोस को सक्रिय किया। सालों से बादलों में जमा घनी सोर्स एसेंस पागलों की तरह मेरे शरीर में घुसने लगी, जैसे कोई विशाल वहल पूरा समुद्र निगल रही हो। मेरी उपलब्ध सोर्स एसेंस सीधे C98 की सीमा तक पहुंच गई। बूम! मेरे अंदरूनी अंगों से भारी कंपन जैसी आवाज निकली। मेरी हड्डियां चरमराने लगीं। मांसपेशियां तेजी से कंपन करने लगीं। मेरे शरीर से एक अदृश्य हवा की लहर फूटी और आंगन का सनशेड टेंट जोर जोर से हिलने लगा। ब्रैंक लाइफ फॉर्म ब्रेक थ्रू। मैंने आराम से एक लंबी सांस छोड़ी और धीरे धीरे आंखें खोली। अब मेरी नजर इतनी तेज हो चुकी थी कि बिना मैग्नीफाइंग ग्लास के भी मैं मिनिएचर दुनिया की हर चींटी की एंटीना साफ देख सकता था। कमाल यही है, एक असली भगवान की नजर। मैं मुड़ा, रसोई में गया और मांस भरा फ्लैट ब्रेड बनाने लगा। उसे खाते खाते मैंने फोन निकाला और ट्विच स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म खोल दिया। प्लेयर लियो ने अभी अभी एक नई अपडेट पोस्ट की थी कुछ मिनट पहले। लड़का बड़े जोश से अपना VR हेडसेट पहन चुका था। वो बे वर्ल्ड में जाकर कत्लेआम मचाने वाला था और साथ साथ अपने स्ट्रीमिंग चैनल पर व्यूज भी खींचना चाहता था। वो हेडविंड पोर्ट की पत्थर वाली गलियों में घूम रहा था, खुशी खुशी स्क्रीनशॉट्स लेकर पोस्ट कर रहा था। लेकिन जैसे ही वो एक तंग गली में मुड़ा, 4 खतरनाक शहरे लोकल थग्स ने उसका रास्ता पूरी तरह रोक लिया। लियो ने मुंह खोलकर गाली देनी चाहिए। सिस्टम में लैंग्वेज पैच नहीं था, इसलिए उसके मुंह से सिर्फ अजीब आवाज निकली, आबा आबा। उन गुंडों के लीडर पेज ने अपना कान कुरेदा और उसे जमीन पर थूक दिया। यही है वो मोटा शिकार जिसे जस्टिन ढूंढने को कह रहा था। उसका आदमी तुरंत सिर हिलाने लगा। पेज ने बिना एक और शब्द बोले कमर से छोटी तलवार निकाली और उल्टे हाथ से तेज वार कर दिया। स्लैश! लियो की गर्दन की बड़ी नस से खून फव्वारे की तरह निकल पड़ा।
वो अपना गला पकड़कर पीछे हटने लगा। दर्द इतना असली था कि सीधा उसके दिमाग में बिजली की तरह चढ़ गया। अगले ही पल उसकी स्क्रीन पूरी तरह काली हो गई। असली दुनिया में लियो नेट के मारे वीआर हेडसेट खींचकर उतार दिया। वो फर्श पर गिर पड़ा और पागलों की तरह सांस लेने लगा। ठंडे पसीने ने उसके सारे कपड़े भिगो दिए थे। कौंपते हाथों से उसने फोन उठाया और सिर्फ 3 शब्द पोस्ट किए, मैं मर गया। स्क्रीन देखते हुए मैं लगभग अपने मुंह की मीट ब्रेड बाहर थूक बैठा। काम करवाने में जस्टिन की एफिशिएंसी सच में कमाल की थी, लेकिन मजाक अपनी जगह। मैंने बेवर्ल्ड की तरफ देखा और मेरी भौहें तुरंत सिकुड़ गईं। हेडविंड पोर्ट के अंदर से ज्यादा युद्धपोत पूरे पाल खोलकर रवाना हो रहे थे। फिर मैंने जस्टिन द्वारा खरीदे गए छोटे वेस्टर्न स्टाइल घर की तरफ देखा। उसकी छत पर अब चमकता हुआ लाल कपड़ा बिछा था। मतलब खबर सच थी। स्टॉर्म किंगडम सच में अपनी सेना निकाल चुका था। ये फ्लीट बहुत बड़ी थी और जो फ्लैगशिप सबसे आगे चल रहा था वो तो हद से ज्यादा विशाल था। उसके बाउडेक पर 3 लोग खड़े थे। ऐशो आराम में डूबा 7वां प्रिंस, बाज पहने स्टॉर्म किंगडम का फर्स्ट नाइट निकोलस केज, स्टैफ पकड़े हुई विच माय। लेकिन जब मैंने उनके जहाजों की दिशा देखी तो समझ गया, ये लोग डीप सी एल्व्स पर हमला करने नहीं जा रहे थे। ये सीधा दोनों दुनियाओं के पोर्टल बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे थे। धत, इनकी नजर मेरी ईडन सिटी वर्ल्ड पर थी। बे वर्ल्ड ने जरूर किसी डिटेक्शन मैजिक से पहले दोनों दुनियाओं के जुड़ने वाली अनॉमली पकड़ ली थी, और उनकी स्काउटिंग में उन्होंने सिर्फ वही टूटी फूटी लकड़ी की नावें देखी थीं जो गाय ने चुपके से समुद्र में उतारी थीं। इसलिए ये मीडिवल गंवार सच में समझ बैठे थे, समंदर के उस पार कोई प्रिमिटिव सिविलाइजेशन है जिसे आसानी से लूटा जा सकता है। मैंने तुरंत हाथ बढ़ाया और मेटल बेस पर रख दिया, फिर जबरदस्ती ईडन सिटी वर्ल्ड में उतर गया। सफेद रोशनी की किरण नीचे गिरी और सीधे शहर के बाहर शिपयार्ड के पास आकर टकराई। वहां कुछ अधबड़े बच्चे हांफते हुए एल्यूमिनियम प्लेटिंग उठा रहे थे, वर्शिप असेंबल कर रहे थे। मैंने कैजुअली पूछा, जल्द ही युद्ध आने वाला है, डर लग रहा है? उनमें सबसे आगे खड़ी वैलेरियन लड़की ने ठोड़ी ऊपर उठाई। उसके चेहरे पर पूरा गर्व था। डर नहीं लगता। लॉर्ड गॉड ने हमें खाना दिया है, लोहे का कवच दिया है। जो भी हमें लूटने आएगा हम उसे मार देंगे। ये सुनकर मेरा दिल संतोष से भर गया। मैंने कैजुअली थोड़ी सी सोर्स एसेंस एनर्जी उन बच्चों के शरीर में मिला दी, फिर मुड़ा और सेंट्रल पैलेस की तरफ चला गया। लूना नेताओं की बड़ी कुर्सी पर बैठी दस्तावेज देख रही थी। दिव्य अवतरण के 11वें साल में वो अब 26 साल की हो चुकी थी। उसकी पुरानी मासूमियत पूरी तरह गायब हो चुकी थी। अब उसकी आंखों और चेहरे पर सिर्फ एक चीज थी, काबिलियत और खतरनाक इरादा। मैंने बिना घुमाए सीधा सब बता दिया। दुश्मन के पास 30 युद्धपोत हैं, 4 से 5,000 सैनिक, ऐसे जादूगर जो असली मैजिक चला सकते हैं, और ऐसे नाइट्स जो तलवार से स्वॉर्ड ऑरा निकाल सकते हैं। लूना की कलम एक पल के लिए रुकी, लेकिन वो घबराई नहीं। उल्टा उसके होंठों पर ठंडी मुस्कान आ गई। लॉर्ड गॉड, उनकी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि उन्हें हमारी असली ताकत का अंदाजा नहीं, और हमारी सबसे बड़ी ताकत यह है कि आर्मर, हेवी क्रॉसबोज और फूड में हम उन्हें पूरी तरह कुचलते हैं। अच्छा, मैंने संतोष से सिर हिलाया। 1 महीने बाद पोर्टल दोबारा खुलेगा, तब उन्हें ऐसी मार देना कि याद रखें। इतना कहकर मैं सफेद रोशनी में बदल गया और वापस बाहर की दुनिया में लौट आया। उधर बे वर्ल्ड में स्टॉर्म किंगडम की फ्लीट पूरी रफ्तार से हवा के साथ आगे बढ़ रही थी। वो अब उत्तर पश्चिमी समुद्र के आखिरी हिस्से तक पहुंच चुकी थी। विजर्ड लेनन फ्लैगशिप की रेलिंग पर झुककर आगे इशारा करते हुए उत्साहित होकर चिल्लाया, देखो, नया कॉन्टिनेंट अब सामने आने वाला है। 7वां प्रिंस खुशी से हाथ मलने लगा, और नाइट्स तो आर्मर पहनने की तकलीफ भी नहीं कर रहे थे। उन्होंने सीधे अपनी आयरन स्वॉर्ड्स उठाई और नेटिव लोगों को मारने और औरतें लूटने की तैयारी करने लगे। कॉच के बाहर खड़े होकर मैंने ये सब देखा और मेरे होठों पर ठंडी मुस्कान आ गई। मैंने दोनों हाथों से दोनों दुनियाओं के बीच लगी आइसोलेशन ग्लास पकड़ ली और पूरी ताकत से ऊपर खींच दिया। रंबल, दोनों दुनियाएं पूरी तरह जुड़ गईं। उल्टा बहता समुद्री पानी आसमान तक धुंध उछालने लगा और हवा में एक विशाल 7 रंगों वाला रेनबो बन गया। स्टॉर्म फ्लीट के सभी लोग उस रेनबो के पीछे घूर रहे थे। धीरे धीरे धुंध हटने लगी, लेकिन वहां कोई टूटी फूटी लकड़ी की नावें नहीं थीं। उनकी जगह दर्जनों चमकते हुए सिल्वर एल्यूमिनियम आर्मर्ड वॉरशिप्स खड़े थे। उनके डेक पर घने कतारों में डिवाइन किंगडम वॉरियर्स खड़े थे, पूरा शरीर एल्यूमिनियम आर्मर से ढका हुआ, सिर पर बंद हेलमेट और हाथों में रिफाइंड स्टील वेपन्स। उनके पीछे विशाल हेवी क्रॉसबोज की कतारें पहले से तनी हुई थीं। उनके बोल्ट्स गहरे नीले डरावने प्रकाश से चमक रहे थे और सीधे स्टॉर्म फ्लैगशिप की तरफ निशाना लगाए हुए थे। 7वें प्रिंस के चेहरे की गंदी मुस्कान तुरंत जम गई। उसकी आंखें लगभग बाहर निकल आईं। उसने विजर्ड लेनन का कॉलर पकड़ लिया और पागलों की तरह चिल्लाया, तू अंधा है क्या? ये प्रिमिटिव सिविलाइजेशन है। मुझे बता, ये प्रिमिटिव कहां से लग रही है? लेनन इतना डर गया कि सचमुच उसके कपड़ों में पेशाब निकल गया। उसके पैर कांपने लगे। उधर स्टॉर्म किंगडम का फर्स्ट नाइट केज भी पूरी तरह हिल गया। उसने तुरंत अपनी भारी तलवार निकाली और दहाड़ा, सब लोग आर्मर पहन लो।
फर्स्ट लेवल कॉम्बैट रेडीनेस। जो नाइट्स बिना आर्मर के थे वो डर के मारे भागते हुए कैबिन्स में घुस गए। उधर एल्यूमिनियम आर्मर्ड वॉरशिप के ऊपर सिल्विया ऊंचे प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। उसकी आंखें तलवार जैसी ठंडी थीं। उसने हाथ उठाया। तैयार। वॉलेस अपनी टूटी हुई भारी आवाज में दहाड़ा। फायर। थ्रम थ्रम थ्रम। विंच खुल गए और हाथ जितने मोटे सैकड़ों भारी क्रॉसबो बोल्ट्स भयानक सीटी जैसी आवाज करते हुए हवा चीरकर निकल पड़े। अगले ही पल उन्होंने पूरा समुद्र पार किया और स्टॉर्म फ्लीट की फॉर्मेशन पर जोरदार टक्कर मारी। लकड़ी के जहाज कागज की तरह फट गए। हर तरफ लकड़ी के टुकड़े उड़ने लगे। सबसे आगे खड़े स्टॉर्म नाइट्स ने रिफाइंड स्टील के बड़े शील्ड्स उठाकर रोकने की कोशिश की, लेकिन धड़ाम। हेवी क्रॉसबो बोल्ट्स ने शील्ड समेत उनके शरीर उड़ा दिए। कुछ के हाथ सीधे खून की धुंध बन गए। पहली वॉली में ही स्टॉर्म फ्लीट का आधा डेक साफ हो गया। ताजा खून समुद्र में बहने लगा और पानी गहरा लाल हो गया। मुझे मत मारो, प्लीज मुझे मत मारो। सातवां प्रिंस सिर पकड़कर एक लकड़ी के बैरल के पीछे छिप गया। वो डर से कौंप रहा था जैसे कोई बटेर। उधर विजर्ड लेनन ने मैजिक से क्रॉसबो बोल्ट रोकने की कोशिश की, लेकिन टूटा हुआ आधा बोल्ट सीधा उसकी जांघ में घुस गया। वो सुअर की तरह चीखते हुए डेक पर गिर पड़ा। केज ने अपनी तलवार के एक वार से चेहरे की तरफ आते 3 बोल्ट्स काट दिए, लेकिन उसके हाथों की नसें तक फट गईं। वो अचानक विच माई की तरफ मुड़ा और दहाड़ा। उन्हें दबाओ, जल्दी। माई ने अपनी जीभ का सिरा काटा और स्टैफ ऊंचा उठा दिया। उसके पीछे खड़े 20 अप्रेंटिस विजर्ड्स ने भी एक साथ अपनी स्टैफ्स उठाईं और जोर से चांट करने लगे। वाटर स्पिरिट्स, हमारे आदेश का पालन करो। 8 टियर मैजिक, अल्ट्रा बॉइलिंग सी। विशाल मैजिक पावर सीधे समुद्र के नीचे जा टकराई और अगले ही पल शांत समुद्र उबलते पानी की तरह पागलों की तरह खौलने लगा। समुद्र के अंदर की धाराएं भयंकर वर्लपूल्स में बदल गईं। उन्होंने डिवाइन किंगडम के फ्रंटलाइन वारशिप्स को जोर जोर से उछालना शुरू कर दिया। योद्धा डेक पर इधर उधर गिरने लगे। उनकी फॉर्मेशन पूरी तरह बिगड़ गई। ये देखकर केज खुशी से दहाड़ा। आगे बढ़ो, बोर्डिंग एक्शन। मैं बाहर खड़ा ये पूरा मैजिक अटैक देख रहा था। मेरी भौं हल्की सी उठी। इस मैजिक सिस्टम में सच में दम है। लेकिन सिल्विया बिल्कुल नहीं घबराई। उसने जोर से डेक पर पैर पटका और समुद्र की तरफ चिल्लाई, ग्रूमी। अब गहरे समुद्र में छिपी नीली बैंगनी स्लाइम तुरंत पागल हो उठी। ग्रूमी का असली शरीर अपनी सीमा तक फैल गया और अगले ही पल बूम, गहरे समुद्री क्रेकन की भुजाओं जैसे अनगिनत विशाल गिलेटिनस टेंटिकल्स पानी से बाहर फूट पड़े। उन्होंने दर्जनों एल्यूमिनियम आर्मर्ड वॉरशिप्स के कील्स को कसकर पकड़ लिया। पानी के नीचे से ग्रूमी की भारी आवाज गूंजी, उन्हें इधर खींच लाओ। सभी टेंटिकल्स ने एक साथ जोर लगाया। उन्होंने वारशिप्स को उबलते वर्लपूल से जबरदस्ती बाहर खींच लिया और उन्हें गुलेल की तरह पूरी ताकत से स्टॉर्म फ्लीट की तरफ फेंक दिया। बैंग बैंग बैंग। पूरा समुद्र लोहे की भयानक टक्कर की आवाज से गूंज उठा। अपनी डरावनी मजबूती के दम पर एल्यूमिनियम आर्मर्ड वॉरशिप सीधे स्टॉर्म शिप से जा टकराए। उनके हुल अंदर तक धंस गए। कील्स टूटकर बिखर गईं। घुसपैठियों को खत्म करो। लूना और गाई सबसे आगे कूदे। उन्होंने जहाज के किनारों पर पैर रखा और सीधा दुश्मन के डेक पर छलांग लगा दी। डिवाइन किंगडम वॉरियर्स भूखे भेड़ियों और बाघों की तरह स्टॉर्म नाइट्स की भीड़ में घुस गए। हर वार खून निकाल रहा था। हर मुक्का मांस पर पड़ रहा था। फ्लैगशिप के डेक पर हर तरफ कत्लेआम शुरू हो चुका था। उधर केज अभी खुद को संभाल ही रहा था। तभी एक विशाल ड्रैगन स्लेइंग हॉलबर्ड हवा चीरती हुई उसके सिर पर आ गिरी। घुसपैठिए, मर। वॉलेस की दाढ़ी और बाल हवा में पागलों की तरह उड़ रहे थे। वो बिल्कुल गुस्से से भरे बूढ़े शेर जैसा लग रहा था। क्लैंग। केज ने तुरंत शील्ड उठाकर वार रोका, लेकिन उस दैत्य जैसी ताकत ने उसके पैरों के नीचे का सॉलिड वुड डेक तक तोड़ दिया। उसके शरीर का पूरा बायां हिस्सा तुरंत सुन्न पड़ गया। क्या भयानक ताकत है। केज की आंखों में बेरहमी चमकी। उसने तुरंत अपना बर्जर्क मोड एक्टिवेट कर दिया। पीछे खड़ी मैं लगातार अपनी स्टैफ घुमा रही थी। ड्रैगन स्किन, इंस्पायर हीरोइज्म, ट्रिमोर सेंस। जादुई रोशनी की धाराएं लगातार केज के शरीर में घुस रही थीं। उधर केज खुद भी पागलों की तरह गरजा। ब्रेन लिबरेशन, मेंटल फोर्टिफिकेशन, स्टील ब्रेसर्स। उसकी मांसपेशियां अचानक फूल गईं। कपड़ों की स्लीव्स तक फट गईं। उसकी आंखें खून जैसी लाल हो गईं और उसकी स्पीड कई गुना बढ़ गई। वो नीचे झुककर हालबर्ट से बचा। उसकी हेवी सोर्ड आफ्टर इमेज बनकर घूमी। अगले ही पल तलवार सीधे वॉलेस के एल्यूमिनियम आर्मर को चीरती हुई उसके पेट में घुस गई। वॉलेस के मुंह से ताजा खून निकल पड़ा, लेकिन उसने तुरंत उड़ती हुई लात मारकर केज को पीछे धकेला। फिर पीछे मुड़कर पिलर में धैंसी जायंट हॉलबर्ट वापस खींच ली, लेकिन केज ने उसे मौका नहीं दिया। धड़ाम, उसके पैरों के नीचे सोनिक बूम फट पड़ा। जमीन सिकुड़ गई और उसका पूरा शरीर टेलीपोर्ट की तरह वॉलेस के सामने पहुंच गया। तलवार और हॉलबर्ट पागलों की तरह टकराने लगे। हर तरफ स्पार्क्स उड़ रही थीं। अब पूरी तरह बफ्ड केज की कॉम्बैट पावर हद से ज्यादा बढ़ चुकी थी। वो सीधे 4 बार टेम्पर्ड वॉलेस को दबाने लगा। खत्म हो गया बूढ़े। केज ने शील्ड से वॉलेस को जोर से नीचे पटका, फिर अपनी हैवी सोर्ड दोनों हाथों से उठाई। पूरी ताकत से उसकी गर्दन की तरफ वार किया। क्लैंग। आसमान को चीरती हुई एक मोटी लेवायथन स्पीयर आगे बढ़ी और बिल्कुल सही समय पर केज की हैवी सोर्ड को रोक लिया। उस टक्कर की ताकत इतनी भयानक थी कि केज के हाथ फट गए
और खून छिटक पड़ा। उसकी तलवार लगभग हाथ से छूट गई। तू एक बूढ़े को भी नहीं मार पाया। स्टॉर्म किंगडम का फर्स्ट नाइट होने का बड़ा घमंड था ना। ड्रैक्स वॉलस के सामने खड़ा था, चेहरे पर खतरनाक मुस्कान लिए। उसके शरीर से 5 बार टेम्पर्ड होने का डरावना दबाव फैल रहा था। केज 3 कदम पीछे हट गया। उसने चारों तरफ नजर डाली। हर जगह मरे हुए स्टॉर्म नाइट्स पड़े थे। उसका दिल पूरी तरह डूब गया। वो समझ चुका था, ये लड़ाई जीती नहीं जा सकती। सामने वाले सिर्फ ताकतवर नहीं थे, उनके हथियार बेहतर थे, आर्मर बेहतर था, और उनकी स्टैमिना जैसे खत्म ही नहीं हो रही थी। केज अचानक माई की तरफ मुड़ा और दहाड़ा, मैं इन्हें रोकता हूं, तुम तुरंत उड़कर राजधानी वापस जाओ। स्टॉर्म किंगडम ने लोहे की दीवार से टक्कर मार दी है। मैंने अपने दांत भींच लिए और चुपचाप स्पेल चैंट करने लगी। उधर केज ने अपनी पूरी लाइफ फोर्स जला दी। उसके शरीर से अंधा कर देने वाली ब्लड रेड रोशनी फूट पड़ी। स्टील स्किन, एब्सोल्यूट पावर बूस्ट। वो पागल सांड की तरह सीधे ड्रैक्स पर टूट पड़ा। उसने अपनी हैवी शील्ड से लेवायथन स्पीयर को जबरदस्ती रोका। धड़ाम, समुद्र तक कांप उठा। उसी मौके का फायदा उठाकर मैं की पीठ से अचानक चमकदार लाइट विंग्स निकल आईं। उसने डेक पर जोर से पैर पटका। ऑर्किड की तरह आसमान में उड़ गई। भाग रही है, नीचे आओ एलिस। पेट के भयानक दर्द को सहते हुए हवा में कूदा और मी हॉलबर्ट से वार किया। लेकिन केज ने ड्रैक्स का हमला झेलते हुए पीछे मुड़कर बिजली जैसी स्पीड से तलवार चलाई। 5 स्ट्राइक कोलैप्स स्लैश। 5 भयानक स्वॉर्ड ऑरस हवा चीरती हुई निकली। उन्होंने हवा में मौजूद वॉलस को सीधा जा मारा। उसके बाएं कंधे और जांघ का मांस फट गया और वो जोर से डेक पर जा गिरा। ये देखकर ड्रैक्स पूरी तरह पागल हो उठा। उसकी लेवायथन स्पीयर आफ्टर इमेज बन गई। वो लगातार पागलों की तरह वार करने लगा। केज पूरी ताकत से बचाव करता रहा। आखिरकार उसने अपनी लंबी तलवार से आखिरी किलिंग स्ट्राइक छोड़ी। सेवरिंग ब्लेड, भयानक स्वॉर्ड ऑरा फूटी। ड्रैक्स को सीधे 10 मीटर पीछे धकेल दिया। एक पल भी बर्बाद किए बिना केज जहाज के किनारे से बैरल रोल मारकर नीचे कूदा। छपाक, वो सीधे गहरे समुद्र में गिरा और अभी पल गायब हो गया। हरामजादा। ड्रैक्स गुस्से से जहाज के किनारे पहुंचा। वो इतनी जोर से रेलिंग पर मुक्का मारा कि वो टूट गई। उधर वॉलस अपने घाव पकड़कर डेक पर बैठा था। वो दूर उड़ती हुई मैं को घूर रहा था। उसके चेहरे पर साफ लिखा था, मैं उसे खत्म नहीं कर पाया। आसमान से ये सब देखते हुए होठों पर ठंडी मुस्कान आ गई। भाग रही है, मुझसे पूछ तो लेती। उधर आसमान में उड़ती मैं अभी अपनी जान बचने की खुशी मना ही रही थी कि तभी ऊपर से एक भयानक ईगल स्क्रीम गूंजी। उसने घबराकर ऊपर देखा और अगले ही पल एक विशाल दानव, जिसका सिर बाज का था और शरीर शेर जेट की तरह पंख समेटकर उसकी तरफ डाइव कर रहा था। ये क्या चीज है? मैं डर से पागल हो गई। उसने तेजी से अपनी स्टैफ घुमाई। आर्केन साइट, ग्रेटर मेज आर्मर। लेकिन जैसे ही मैजिकल शील्ड चमका, ग्रिफिन ताकत से उसकी छाती में जा टकराया। बैंग! उसका मैजिक आर्मर उसी पल टूट गया। मैंने खून की जोरदार उल्टी की और टूटी हुई पतंग की तरह नीचे गिरने लगी। वो बेहद तेजी से समुद्र की तरफ गिर रही थी। मरने से ठीक पहले पूरी ताकत से अपनी स्टैफ घुमाई। फेदरफॉल। उसका शरीर पानी से सिर्फ 1 मीटर ऊपर आकर अचानक रुक गया। फिर उसने अपने नेकलेस को जोर से हवा में तोड़ दिया। अगले ही पल घना सफेद कोहरा चारों तरफ फट पड़ा। इतना गहरा कोहरा कि ग्रिफिन की नजर पूरी तरह बंद हो गई। ग्रिफिन गुस्से से उस कोहरे को चीरता रहा। उसके तेज पंजे हवा में पागलों की तरह वार कर रहे थे। लेकिन मैं ने मौका पकड़ लिया। वो सिर के बल गहरे समुद्र में कूद गई और अंडर वाटर ब्रीदिंग स्पेल के सहारे पागलों की तरह भागने लगी। कुछ मिनट बाद मैंने एक सुनसान और वीरान टापू की रेतीली किनारे पर रेंगती हुई चढ़ी। वो पूरी तरह भीगी हुई थी, बिल्कुल डूबे हुए कुत्ते जैसी हालत में। वो अभी अपने कपड़े सुखाने के लिए स्पेल कास्ट करने ही वाली थी कि तभी ठक ठक ठक, सामने जंगल से भारी कदमों की आवाज आने लगी। मैं के रोंगटे खड़े हो गए। उसने तेजी से सिर उठाया। अंधेरे से काले क्लोक में लिपटा एक आदमी धीरे धीरे बाहर आ रहा था। उसका शरीर लोहे के टावर जैसा विशाल था। क्लोक के नीचे से उसकी बर्फ जैसी ठंडी आंखें सीधे मैं पर जमी हुई थीं। वो था पुराना लीडर ऑल्फ। ऑल्फ ने अपनी गर्दन घुमाई। हड्डियों से भुने चने जैसी चटकने की आवाज आई। तेरा घर लौटने का सफर यहीं खत्म होता है। जिंदा रहना चाहती है तो मुझे दिखा। तेरा ये तथाकथित मैजिक कितना दमदार है। मैं ही समझ गई कि उससे नजदीक जाकर लड़ना बेकार होगा। इसलिए उसने बिना देर किए अपने ट्रम्प कार्ड्स निकाल दिए। उसने अपनी स्टैफ को पूरी ताकत से जमीन में गाड़ दिया। अगले ही पल जमीन भयानक तरीके से हिलने लगी। एक दलदल जैसी सक्शन फोर्स उठी जो ओल्फ को वहीं फंसाकर मारना चाहती थी। इसके तुरंत बाद समुद्र फट पड़ा। दर्जनों मोटे वाटर विप्स आसमान में उठे और ओल्फ के हाथ पैर कसकर बांधने लगे। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। माए ने फिर स्टाफ घुमाई। एक बेहद सूखा बबल बना और सीधे उल्फ के चेहरे की तरफ उड़ चला। इसे डिहाइड्रेशन बबल कहा जाता था। जिसके अंदर कोई फंस जाता, उसके शरीर की सारी नमी पल भर में सूख जाती और वो इंसान सूखी लाश बन जाता।
उसके स्पेल्स का ये कॉम्बो सच में पानी की तरह बहता हुआ लग रहा था। मैं आसमान के पार से ये सब बड़े इंटरेस्ट से देख रहा था, लेकिन उल्फ ने पलक तक नहीं झपकाई, क्योंकि एब्सोल्यूट फिजिकल स्ट्रेंथ के सामने ऐसे फ्लैशी स्पेल्स बस मजाक थे। उसने अचानक दोनों पैरों में जोर लगाया और जमीन पर ऐसा स्टॉम्प मारा कि कठोर चट्टानें वहीं फटकर धंस गईं। माई का अर्थ बाइंडिंग स्पेल उसी पल चूर चूर हो गया। फिर उल्फ ने अपने हाथ झटके, चटाक चटाक चिल्ले। वाटर विप्स भी जबरदस्ती टूटकर बिखर गए। अब डिहाइड्रेशन बबल उसके चेहरे की तरफ आ रहा था। उल्फ ने अपना दायां हाथ उठाया। सोर्स एसेंस एनर्जी तुरंत एक अदृश्य विशाल हाथ में बदल गई और बैंग, उसने उस बबल को वहीं फोड़ दिया। माई की रूह डर से कांप गई। वो मुड़ी, विंड विंग्स फैलाए और भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन उल्फ ने खाली हवा में हाथ बढ़ाया। अदृश्य ताकत ने माई की गर्दन पकड़ ली और अगले ही पल उसे जोर से जमीन पर दे मारा। फिर उसे घसीटते हुए बोला, जिंदा रहना है तो भगवान के सामने अपनी पूरी वैल्यू दिखा। मैं इस बूढ़ी विच की खास ट्रिक पर काफी समय से नजर रखे हुए था। वो डायमेंशन बैग से हवा में से चीजें निकाल लेती थी। ये चीज मेरे काम आ सकती थी। मैंने व्यू पॉइंट बदला। उधर नावल बैटल पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। स्टॉर्म किंगडम की पूरी फ्लीट तबाह हो गई थी। हर तरफ समुद्र में टूटे जहाजों का मलबा तैर रहा था। मैं बस पहली जीत का सेलिब्रेशन करने के लिए चैंपियन खोलने ही वाला था कि मैंने फोन उठाकर स्क्रॉल किया और जम गया। लियो के ट्विच स्ट्रीमर अकाउंट से एक नई अपडेट पोस्ट हुई थी। ये आदमी गेम में मरने के बाद दोबारा रिस्पॉन्ड कर सकता था। मैंने अपडेट खोली। स्क्रीन पर एक मीडिवल फिशिंग विलेज की कई फोटोज थीं। ये लड़का न सिर्फ मरा नहीं था, बल्कि एक बूढ़े फिशरमैन के घर में छिपा हुआ था और वहां फिशरमैन की बेटी की सीक्रेटली फोटोज खींचकर यहीं से ट्रैफिक फार्म करने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, तो मेरे साथ इम्प्योर वर्ल्ड रीइंकार्नेशन खेल रहा है। हाँ, मैं तुरंत बे वर्ल्ड में उतर गया, सीधे उसी गली में जहां लियो पहले मारा गया था। वहां जमीन पर एक काला और सफेद बाल पड़ा हुआ था। मैंने उसे उठाकर देखा। लगता था रेस्पॉन बिना कीमत चुकाए नहीं होता। इस लड़के ने शायद अपनी कुछ लाइफ स्पैन जला दी थी। मैंने तुरंत एक स्केच बनाया और उसे अपने आदमी जस्टिन को दे दिया। इस औरत को ढूंढो और लियो नाम के उस प्लेयर पर लगातार नजर रखो, लेकिन याद रखना कोई एक्शन मत लेना। वैरिएबल्स को हमेशा अपनी हथेली में रखकर धीरे धीरे खेलना चाहिए। सारी व्यवस्था करने के बाद अब मुझे फ्रंट लाइंस देखनी थी। मैं क्लिफ के किनारे पहुंचा। वहां एक विशाल पेड़ खड़ा था। मैंने उंगलियों से 2 स्ट्रीम्स ऑफ सोर्स एसेंस एनर्जी छोड़ी, चाकू जैसी धार ने। क्रैक, पेड़ के सबसे मोटे हिस्से को सीधा काट दिया। मैंने उस भारी ट्रंक को एक हाथ से उठा लिया, उत्तर पश्चिमी गहरे समुद्र की तरफ निशाना लगाया, पूरी ताकत से फेंक दिया। वूश! मैं खुद भी ट्रंक के ऊपर कूद गया। वो पेड़ का तना भारी टोरपेडो की तरह समुद्र की सतह पर दौड़ने लगा, लहरों को चीरता हुआ पागलों जैसी स्पीड से आगे बढ़ रहा था। ये किसी भी बेकार वर्शिप शिप से हजारों गुना तेज था। कुछ ही देर में मैं डिवाइन किंगडम के कब्जे वाले इसलैंड पर उतर गया। वहां छोटे लोग बॉनफायर के चारों तरफ जमा थे। सब जश्न मना रहे थे, बड़े बड़े मांस के टुकड़े खा रहे थे और वोडका पी रहे थे। कमांडर इन चीफ सिल्विया ने मुझे देखते ही तुरंत बैटल रिपोर्ट सौंप दी। कुल मिलाकर हम जीत चुके हैं, लेकिन एक बड़ी परेशानी है। स्टॉर्म किंगडम का लीड नाइट केज कुछ बचे हुए सैनिकों को लेकर गहरे पानी में छिप गया है और गेरिल्ला वॉर चला रहा है। वो पागलों की तरह हमारी पेट्रोल बोट्स पर एम्बुश कर रहा है। ये वाटर घोस्ट इतने फिसलन वाले हैं कि हमारे वॉरियर्स कई रातों से चैन से सो भी नहीं पाए। मैंने हल्का सा आईब्राउ उठाया। अंडर वाटर ऑपरेशंस? क्या हमारे पास इसके लिए रेडीमेड चाइल्ड लेबरर नहीं है? मैं पास वाले टेंट में गया। वहां नीले बालों वाली बेचारी ग्रूमी पत्थर की स्लैब पर फैली हुई पड़ी थी, जैसे मरने का नाटक कर रही हो। मुझे आते सुनकर भी उसने आंख तक नहीं खोली। मैंने सीधे सोर्स एसेंस से एक इनविजिबल जायंट हैंड बनाया और उसके पर चपत मार दी। धप! वाह! ग्रूमी चीख कर उठ बैठी। वो बेचारे चेहरे के साथ अपने नरम ढीले हाथ आगे बढ़ाकर शिकायत करने लगी। युद्ध में मेरे सारे टेंटिकल्स कट गए, पूरा शरीर दर्द कर रहा है। मैंने उसके शरीर में सोर्स एसेंस एनर्जी डाली और उसकी टूटी हुई मेरिडियंस को जोड़ दिया। उसे इतना आराम मिला कि वो सीधे स्लाइम जेली बनकर मुझसे लिपट गई। मैंने उंगली से उसके माथे पर फ्लिक मारा और बोला, ड्रामा बंद कर। कल वॉरशिप्स के साथ जाना और उन्हें पकड़ कर लाना। अगर जिंदा पकड़ लाई तो मैं तुझे ऐसा सुपर साइज्ड खाना खिलाऊंगा जो तूने आज तक कभी नहीं खाया। खाने का नाम सुनते ही ग्रूमी की आंखों में हरी चमक आ गई। उसके मुंह से लगभग लार टपकने लगी और उसने वहीं मिलिट्री प्लेज ले लिया। काम वाली मजदूर को सेट करने के बाद मैं प्रिजनर से पूछताछ करने चला गया। ओल्फ दरवाजे पर बॉडीगार्ड की तरह खड़ा था। माए घुटनों के बल बैठी थी, लेकिन उसकी आंखें लगातार घूम रही थीं। वो अब भी हार मानने को तैयार नहीं थी। ये बूढ़ी औरत चुपके से स्पेल्स बुदबुदा रही थी।
उसने खुद पर लगातार 3 लेयर्स ऑफ डिटेक्शन स्पेल्स डाल दिए ताकि मेरे सीक्रेट्स देख सके। मैंने सब नोटिस किया, लेकिन उसे रोका नहीं। मैं वहीं खुलेआम खड़ा रहा और सीधे अपनी ब्रैंक लाइफ फॉर्म एनर्जी पूरी छोड़ दी। अगले ही पल माए ने भयानक चीख मारी। उसकी आंखों में तुरंत खून की नसें भर गईं। आंसू पागलों की तरह बाहर निकलने लगे। वो अपनी आंखें पकड़कर जमीन पर तड़पने लगी। चींटी की आंखों से सीधे सूरज को देखने जैसा था। वो अंधी नहीं हुई, ये उसकी किस्मत थी। मैंने नीचे देखते हुए पूछा, अभी तुमने क्या देखा? माई डर से पूरी तरह टूट चुकी थी। उसकी आवाज कौंप रही थी, जैसे कोई छोटी चिड़िया डर के मारे रो रही हो। रोशनी, बहुत बहुत तेज रोशनी, ऐसी जलती हुई ताकत जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। आपके अंदर अकल्पनीय मैजिक पावर है। मैंने संतोष से सिर हिलाया, फिर उसकी तरफ उंगली उठाई। मुझे तुम्हारी उस मैजिक ट्रिक में बहुत दिलचस्पी है, जिससे तुम हवा में से चीजें निकालती हो। दिखाओ मुझे। अब माए में इनकार करने की हिम्मत कहाँ थी। वो कौंपते हुए अपना बायां हाथ आगे बढ़ाने लगी। उसने हवा में एक गोला बनाया। पानी जैसी लहरें उठीं और ट्रांसलूसेंट डायमेंशनल रिफ्ट खुल गईं। उसके अंदर के सिक्के, रत्न और ढेर सारे ईथर क्रिस्टल्स भरे हुए थे। माए स्पेल बंद करके रिफ्ट बंद करने ही वाली थी, तभी मैंने दोनों हाथ आगे बढ़ाए और डायमेंशनल बैग के किनारों को कसकर पकड़ लिया। मैं की आंखें लगभग बाहर निकल आईं। उसकी पूरी दुनिया की समझ उसी पल टूट गई। ये मेरा पर्सनल स्पेस है, कोई आउटसाइडर इसे कैसे छू सकता है? मैं हंस पड़ा। फिर मेरी दोनों बाहों में अचानक ताकत फूटी। बूम! मैंने उस वॉइड को जबरदस्ती फाड़ दिया। पूरा डायमेंशनल बैग उसी पल फट गया। सोना, मैजिक स्टोन्स, स्पेल स्क्रोल्स सब खनखनाते हुए जमीन पर गिर पड़े। मैंने हाथों की धूल झाड़ी और मुस्कुराते हुए कहा, ओह, मेरी गलती, मुझे नहीं पता था ये इतना फ्रैजाइल है। फिर मैंने जमीन पर पड़े खजाने की तरफ इशारा किया। अब ये सब मेरा है, कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं? मे का चेहरा हरा पड़ गया, लेकिन उल्फ की आदमी खाने वाली नजर देखकर वो आंसू पीकर बोली, न नहीं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। मुझे जो स्पेशल मैजिक चाहिए थी वो मिल चुकी थी। अब बारी थी स्टॉर्म किंगडम के 7th प्रिंस और उसके साथ आए विजर्ड लेनन की पूछताछ की। 7वां प्रिंस तो पूरी तरह डरपोक निकला। वो पहले ही डर के मारे पेशाब करके बेहोश हो चुका था, लेकिन लेनन वो बेचालाक इंसान था। जैसे ही उसने मुझे देखा, उसके घुटने जवाब दे गए। वो वहीं घिसटकर घुटनों पर बैठ गया। महान भगवान, मैं अंधा मूर्ख था। स्टॉर्म किंगडम को आपकी महिमा का अपमान नहीं करना चाहिए था। इस आदमी की नजर बहुत तेज थी। उसने मेरे हाथ में खुद लिखी हुई स्पेल बुक की एक झलक देखी, तुरंत समझ गया कि उनकी चीफ विच तक हार चुकी है। उसने उसी पल अपना रंग बदल लिया। लॉर्ड गॉड, आपकी सेना अजेय है, लेकिन अगर आप सीधे स्टॉर्म किंगडम की मेनलैंड पर हमला करेंगे तो कैजुअल्टीज होंगी। क्यों न एक दूसरा रास्ता अपनाया जाए? उसने जमीन पर पड़े बेहोश 7th प्रिंस की तरफ इशारा किया। इसे वापस भेज दीजिए, इसे थ्रोन इनहेरिट करने दीजिए और इसे अपना पपेट किंग बना लीजिए। हम अंदर और बाहर दोनों तरफ से कोऑपरेट करेंगे और स्टॉर्म किंगडम बिना एक बूंद खून बहाए आपके हाथ में आ जाएगा। मैं हंसी रोक नहीं पाया। ये सरेंडर करने वाला चूहा सच में खेलना जानता था। इसने मेरा बहुत समय बचा दिया। मैंने उसी वक्त फैसला कर लिया, ठीक है, ऐसा ही होगा। और उसी पल डिवाइन राइट ऑफ किंग्स प्लान आधिकारिक रूप से शुरू हो गया। दृश्य वापस समुद्र की तरफ बदलता है। अगली सुबह जल्दी ग्रूमी अपना आधा टूटा हुआ शरीर घसीटते हुए पेट्रोल वॉरशिप पर चढ़ी। मैंने खाने का जो लालच दिया था, उसके लिए ये छोटी पेटू लड़की पूरी वर्कोहॉलिक बन चुकी थी। उसके अनगिनत गेलेटिनस टेंटिकल्स गहरे समुद्र में घुस गए और सोनार की तरह स्कैनिंग करने लगे। कुछ देर बाद उसने अचानक सिर उठाया। नीचे लोग हैं। जैसे ही उसने कहा, धड़ाम, समुद्र की सतह फट गई। दर्जनों मोटे वाटर विप्स बाहर निकले और हमारे एल्यूमिनियम आर्मर्ड वॉरशिप्स को कसकर जकड़ लिया। फिर उन्हें पूरी ताकत से समुद्र के नीचे खींचने लगे। गहरे पानी के नीचे छिपा था स्टॉर्म नाइट केज। उसे पता था कि वो बच नहीं सकता, इसलिए उसने अपनी सबॉर्डिनेट फीमेल नाइट क्विंटिना को भागने का आखिरी मौका दिया और खुद विजर्ड ग्रोवर के साथ पीछे रुक गया ताकि रिट्रीट कवर कर सके। उधर ड्रैक्स का गुस्सा पहले से ही 7वें आसमान पर था। लेवायाथन स्पीयर उठाए, ड्रैक्स सीधा पलटकर समुद्र में कूद गया और पानी के नीचे ही केज से भिड़ गया। समुद्र के अंदर रेजिस्टेंस बहुत भारी था। दोनों तलवार और शील्ड टकराते हुए लड़ रहे थे। इतनी भयानक टक्कर हो रही थी कि नीचे की मिट्टी और रेत तक उड़ने लगी। उधर विजर्ड ग्रोवर अंधेरे में छिपा हुआ था। वो चुपके से स्पेल कैस्ट कर रहा था ताकि स्टील बाइंडिंग से स्नीक अटैक कर सके। लेकिन तभी ग्रूमी हरकत में आई। उसके नीले टेंटिकल्स जहरीले सांपों की तरह गहरे पानी में घुस गए। उन्होंने सीधे ग्रोवर के टखनों को जकड़ लिया
और तेजी से ऊपर लिपटने लगे। ग्रूवर डर से कांप उठा। उसने तुरंत शील्ड स्पेल चैंट करने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। ग्रूमी के टेंटिकल्स अचानक पूरी ताकत से कस गए और अगले ही पल क्रैक क्रैक, ग्रोवर के शरीर की सारी हड्डियां टूट गईं। उसके सातों छेदों से खून फूट पड़ा और वो उसी पल मर गया। अपने साथी की मौत देखकर केज पूरी तरह पागल हो गया। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। शरीर के फटते घावों की परवाह किए बिना सीधे अपना हाई टियर मार्शल आर्ट एक्टिवेट कर दिया। आयरन कर्टन, उसके शरीर के हर पोर से हाई प्रेशर हवा निकलने लगी। समुद्र के अंदर एक डरावना सफेद एयर बबल बन गया। लेकिन यह मूव उसकी लाइफ फोर्स को तेजी से खत्म कर रहा था। केज अब सबको साथ लेकर मरना चाहता था। भयानक एयरवेव्स ने ड्रैक्स को लगातार पीछे धकेल दिया। उसके पेट में समुद्र का पानी भर गया। उधर ग्रूमी के टेंटिकल्स भी एक एक करके टूटने लगे। केज ने मौका पकड़ लिया। वो तेजी से आगे बढ़ा, ग्रेट सोर्ड उठाई। ड्रैक्स का सिर काटने ही वाला था कि तभी समुद्र की सतह से आर्मर पियर्सिंग हेवी क्रॉसबो बोल्ट्स नीचे बरस पड़े। डिवाइन किंगडम वॉरियर्स ने ऊपर शिप्स पर बालिस्ता सेट कर दिए थे। विशाल बोल्ट्स हवा चीरते हुए नीचे आए। उनमें से दो सीधे केज के हेवी आर्मर को चीरते हुए आर पार निकल गए। उसका शरीर झटका खाकर रुक गया। बस इसी एक पल का इंतजार था। ड्रैक्स दहाड़ा और उसके हाथ की टाइटेनियम स्टील लिवायथन स्पीयर बाढ़ के ड्रैगन की तरह आगे निकली। धड़ाम, स्पीयर स्पीयर सीधे केज के पेट को चीरती हुई उसकी कमर से बाहर निकल गई। स्टॉर्म किंगडम का फर्स्ट नाइट पलटकर बेहोश हो गया। अगले ही पल टेंटिकल्स ने उसे कसकर बांध लिया और घसीटते हुए ऊपर जहाज के डेक पर ले आए। दूर एक वीरान आइसलैंड पर फीमेल नाइट क्विंटीना समुद्र से उठती भयानक एयरवेव्स देख रही थी। उसकी आंखें लाल हो गईं। उसे समझ आ गया था कि केज अब शायद बचने वाला नहीं। आंखों में आंसू लिए बाकी बचे 3 सैनिकों को लेकर स्टॉर्म किंगडम की तरफ तैरने लगी। लेकिन उसे क्या पता था कि उन्हें जाने देना पहले से मेरी प्लान का हिस्सा था। शाम, हेडविंड पोर्ट। बूढ़ा फिशरमैन बर्नी अपनी छोटी नाव में क्विंटीना और उसके 3 साथियों को उठा लाया। क्विंटीना ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और सीधे उसके हाथ में 50 गोल्ड कॉइन्स ठौंस दिए। हमें लॉर्ड से मिलवाओ। इतना पैसा उसके पूरे 7 साल की कमाई के बराबर था। बूढ़ा फिशरमैन डर से कौंप उठा। उसने जल्दी जल्दी सामान उतारा और घर भाग गया। उधर उसी वक्त फिशरमैन के घर में छिपा प्लेयर लेओ पूरी तरह टूटने वाला था। वो लकड़ी के बिस्तर पर बैठा पुख्त दोनों हाथों से थप्पड़ मार रहा था और पागलों की तरह सिर दीवार से दे रहा था। दर्द, बहुत ज्यादा दर्द। यहाँ खाने पीने, यहाँ तक कि टॉयलेट जाने तक का एहसास भी असली था। पूरा एक दिन और रात झेलने के बाद उसे आखिर समझ आ गया, वो इस गेम से लॉग आउट ही नहीं कर सकता। उसकी आंखें खून जैसी लाल हो चुकी थीं। अभी तक किसी ने मुझे मिसिंग नोटिस क्यों नहीं किया? कहीं मेरा असली शरीर बिस्तर पर भूख से मर तो नहीं गया? घबराहट में उसने फिशरमैन की बेटी को भी धक्का देकर हटा दिया, जो उसकी देखभाल कर रही थी। वो लगभग पागल होने ही वाला था कि तभी बूढ़ा फिशरमैन एक खबर लेकर आया। हेडविंड पोर्ट आर्मी के लिए ऑड जॉब वर्कर्स भर्ती कर रहा है, फॉरेन रेसेस से लड़ाई के लिए। 5 सिल्वर कॉइन्स रोज। लियो ने यह सुनते ही उसे डूबते इंसान के तिनके की तरह पकड़ लिया। अचानक लियो की आंखें चमक उठीं। ये जरूर मैं क्वेस्ट लाइन ट्रिगर हुई है। बस हिडन क्वेस्ट पूरा करना है, फिर मैं जबरदस्ती लॉग आउट कर पाऊंगा। वो तुरंत दरवाजे से बाहर भागा, सीधे डॉक्स वाले रजिस्ट्रेशन ऑफिस की तरफ दौड़ पड़ा। उधर हेडविंड पोर्ट के डॉक्स पर युद्ध के काले बादल घिर चुके थे। स्टॉर्म किंगडम का थर्ड प्रिंस एक शानदार कैरेज में बैठा था और खुद की तैयारी देख रहा था। फीमेल नाइट क्विंटीना अभी भी गंभीर घायल थी, फिर भी पूरा आर्मर पहनकर खड़ी थी। उसकी नजरें लगातार गहरे समुद्र पर टिकी थीं। सेना जमा हो चुकी थी। विशाल जहाज अपने सेल्स उठा चुके थे। इन अनजान नेटिव्स को अभी तक अंदाजा भी नहीं था कि जिस दुश्मन का सामना करने वो जा रहे हैं वो कोई फॉरेन रेस नहीं, बल्कि आसमान में बैठा एक भगवान है जो उन्हें अपनी हथेली के खिलौनों की तरह देखता है। मैं ग्लास कवर के बाहर टिककर इस मिनीचर वॉर को बड़े मजे से देख रहा था। बे वर्ल्ड, हेडविंड पोर्ट, स्टॉर्म किंगडम के 30 से ज्यादा नवल वॉरशिप्स अभी फॉर्मेशन बना ही रहे थे। तभी दुश्मन के अटैक हॉर्न की तेज आवाज गूंज उठी। दूर गहरे समुद्र से 5 वॉरशिप्स धीरे धीरे आगे बढ़ती दिखाई दी। सबसे आगे था स्टॉर्म किंगडम का खोया हुआ फ्लैगशिप डॉट और उसके पीछे 4 चमचमाते एल्यूमिनियम आर्मर्ड वॉरशिप्स। मेरी डिवाइन किंगडम फ्लीट सीधे उनके दरवाजे पर पहुंच चुकी थी। निकोलस के डेक पर से कॉम्पते 7th प्रिंस के पैरों में जान नहीं थी। मेरे भेजे हुए बिलीवर्स .u, LLF और लूना पीछे 2 मौत के देवताओं की तरह खड़े थे। उधर सामने मौजूद फ्लैगशिप बेल्मोपैन थर्ड प्रिंस ने कोई बात नहीं की। उसने सीधा हाथ उठाया और लगभग 100 विजर्ड्स ने एक साथ अटैक शुरू कर दिया। क्लॉज ऑफ द विंड स्पिरिट, एक्सप्लोसिव टच। हवा ने आग को और भड़काया और आग ने हवा को और खतरनाक बना दिया। भयानक हीट वेव्स समुद्र पर आग का तूफान बनकर डिवाइन किंगडम वॉरशिप्स की तरफ टूट पड़ी। थर्ड प्रिंस की टोली बिल्कुल बेरहम थी। उनका किसी को जिंदा छोड़ने का इरादा नहीं था। लेकिन उल्फ ने पलक तक नहीं झपकाई। बूम! अचानक जहाज के सामने का समुद्र फट पड़ा और 10 मीटर ऊंची
100 मीटर चौड़ी विशाल पानी की दीवार उठ खड़ी हुई। वो सीधे आग के समंदर से टकराई। धड़ाम। सफेद भाप आसमान तक उठ गई। पूरा निकोलस जहाज घोस्ट शिप जैसा दिखने लगा। लेकिन इस वाटर वॉल की असली ताकत ग्रूमी की वजह से थी। वो चुपके से मई की रिस्ट पर छिपी हुई थी और अंदर ही अंदर मैजिक को एम्पलीफाई कर रही थी। उधर सामने स्टॉर्म किंगडम का चीफ फायर विजर्ड डगलस ये देखकर दंग रह गया। उसकी आंखें लगभग बाहर निकल आईं। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर कैसी वाटर मैजिक 100 लोगों की कॉम्बाइंड फायर मैजिक को रोक सकती है। ये देखकर थर्ड प्रिंस के पास एक ही रास्ता बचा। उसने तुरंत लोगों को टेबल्स और चेयर्स लाने का आदेश दिया और डेक पर उन्हें सजवाकर सभ्य आदमी बनने का नाटक करते हुए 23 टॉक्स की इनविटेशन भेज दी। उल्फ ने उस डरपोक सेवंथ प्रिंस को उठाया, सीधे बेलमोपन पर छलांग लगा दी। सेवंथ प्रिंस कौंपते हुए मैं सीट पर बैठा, डरती आवाज में बोला, तीसरे भाई, आज से हेडविंड पोर्ट मेरे जुरिस्डिक्शन में है। जैसे ही ये बात निकली, लॉबे पहने विजर्ड डगलास ने उसी पल मेज पलट दी। उसकी स्टाफ से चिंगारियां उड़ने लगीं। साफ लग रहा था वो हमला करने वाला है। इसी जानलेवा खामोशी में अचानक कैबिन के अंदर से तेज कदमों की आवाज आई। प्लेयर लियो, जो अपनी मौत खुद बुलाने निकला था, कहीं से टूटी हुई शॉर्ट सोर्ड चुराकर पागलों की तरह डेक पर चढ़ाया। मैं प्लेयर हूं, मुझे क्वेस्ट दो। वो गिव मी अ क्वेस्ट भी पूरा नहीं बोल पाया था। युल्फ ने उल्टे हाथ से एक फैंटम जायंट हैंड उसके चेहरे पर दे मारा। लियो जितनी स्पीड से आया था उससे 10 गुना ज्यादा स्पीड से वापस उड़ गया। धड़ाम। वो कैबिन की अंदरूनी दीवार में ऐसे धंस गया जैसे खून से बना कोई मूरल हो। हर तरफ खून फूट पड़ा। वो सोच रहा था किसी हाई लेवल एनपीसी से क्वेस्ट लेकर जल्दी लॉग आउट कर लेगा, लेकिन बेचारा एक लहर भी नहीं बना पाया। जैसे ही वुल्फ ने अटैक किया, डगलस ने मौके को स्नीक अटैक के लिए इस्तेमाल किया। रिंग ऑफ फायर इंपैक्ट। भयंकर गर्म आग का एक रिंग सीधे उल्फ के चेहरे की तरफ गया। उसके तुरंत बाद फ्लेम स्ट्राइक टोर्नेडो, एक आग का टोर्नेडो उठा और उल्फ को अपने अंदर खींचकर पागलों की तरह जलाने लगा। ये बूढ़ा विजर्ड बहुत गंदा खेल रहा था। उसने लगातार 2 पायरोब्लास्ट्स भी छोड़े। बछड़े जितने बड़े फायरबॉल्स डेक को चीरते हुए फटे। जहाज का आधा पोर्ट साइड उड़कर टुकड़ों में बदल गया। हर तरफ लकड़ी के टुकड़े, काला धुआं और चीखें फैल गईं। पूरी स्टॉर्म नेवी ठंडे पसीने में भीग गई। तभी घने धुएं के अंदर से एक फाड़ने जैसी आवाज आई। एक मोटा हाथ सीधे स्मोक को चीरता हुआ बाहर निकला। वुल्फ धीरे धीरे बाहर आया। उसका क्लोक कब का जल चुका था। नीचे से पिच ब्लैक मॉन्स्टर आर्मर दिखाई दे रहा था। डगलस डर से कांप गया। उसने जल्दी से अपने ऊपर मोल्टन आर्मर की लेयर डाल ली, लेकिन उल्फ को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो सीधे आगे बढ़ा, मौका उठाया, खुईताया मौका, बैंग, क्रैक। जलता हुआ मोल्टन आर्मर कुरकुरे बिस्किट की तरह चकनाचूर हो गया। उस भयानक इंपैक्ट ने डगलस को दर्जनों मीटर पीछे उड़ा दिया। वो रेलिंग तोड़कर रुका, सीना पकड़कर पागलों की तरह खून उगलने लगा। पूरा डेक शांत हो गया। ये नेटिव्स उल्फ को ऐसे देख रहे थे जैसे कोई मॉन्स्टर सामने खड़ा हो। उल्फ ने कैजुअली अपने बाजू से धूल झाड़ी, फिर ठंडी नजर से थर्ड प्रिंस को देखा। क्या यही स्टॉर्म किंगडम की मेहमाननवाजी है? थर्ड प्रिंस पूरी तरह घबरा गया। असल में वो मिलिट्री फोर्स दिखाकर डराना चाहता था और टाइम गेन करना चाहता था ताकि किंग की रीइंफोर्समेंट्स पहुंच जाएं। लेकिन अब उसके सारे कार्ड्स पलट चुके थे और इससे भी ज्यादा ब्रूटल बात यह थी, डिवाइन किंगडम का ग्रिफिन पहले ही हेडविंड पोर्ट के ऊपर चक्कर लगा रहा था। वो आसमान से हजारों लीफलेट्स बर्फ की तरह गिरा रहा था। ट्रीटी की सारी टर्म्स सीधे जनता के सामने ला दी गई थीं। हेडविंड पोर्ट अब डिवाइन किंगडम का लीस्ट टेरिटरी बन चुका था। खबर रोकनी थी, अब बहुत देर हो चुकी थी। थर्ड प्रिंस के पास कोई रास्ता नहीं बचा। उसने दांत भींचे, अपना जुस्सा निगलरा। टेरिटोरियल कंसेशन डिक्लेरेशन पर अपनी बड़ी सील लगा दी। दूर क्लॉक टावर, किंग शार्डन 9 और चीफ विजर्ड ये पूरा मंजर देख रहे थे, लेकिन उनमें इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि एक आवाज निकाल सके। पलक झपकते ही मिनिएचर दुनिया में 1.5 साल और बीत गया। मेरा डिवाइन किंगडम अब बे वर्ल्ड में पूरी तरह अपनी जगह बना चुका था। हर दिन दर्जनों एल्यूमिनियम आर्मर्ड वॉरशिप्स हेडविंड पोर्ट और डिवाइन किंगडम के बीच आ जा रहे थे। गोल्डन वीट बेचकर बेहिसाब दौलत कमाई जा रही थी। और उधर वो प्लेयर लियो, जो हर वक्त मरने की कोशिश करता रहता था। मोर्फिन सर्वेंट ऑल्फ ने ऐसा थप्पड़ मारा था कि उसके शरीर की सारी हड्डियां टूट गईं। बस एक सांस बची थी। अब वो हर दिन फिशरमैन के घर में पड़ा रहता था। खाना पीना, यहां तक कि टॉयलेट तक दूसरे लोग करवाते थे। उसकी आंखें घूम सकती थीं, दिमाग भी पूरी तरह होश में था, लेकिन वो लॉग आउट नहीं कर सकता था। वो गेमिंग हिस्ट्री की सबसे दुखद लिविंग कॉप्स बन चुका था। और साथ ही हेडविंड पोर्ट में मेरा प्लांटेड स्पाई भी। उधर जस्टिन को भी नया काम मिला। उल्फ ने विच मई को उसके सामने फेंक दिया और आदेश दिया, अब से मई एल्फ लड़की लीलिया की प्राइवेट मैजिक ट्यूटर होगी। 1.5 साल के अंदर अगर लीलिया टेस्ट पास कर गई तो डिवाइन किंगडम आइलैंड एल्व्स की रक्षा करेगा। शुरू में मई बहुत घमंडी बनी हुई थी। वो बार बार कह रही थी, मैं रॉयल कोर्ट की डेप्यूटी विच हूं, मैं किसी कचरे को नहीं सिखाऊंगी।
लेकिन तभी लीलिया ने सामने पड़े टूटे हुए वासे पर मेंडिंग स्पेल इस्तेमाल किया। टूटे हुए टुकड़े ऐसे जुड़े कि एक भी क्रैक नहीं बचा। मैं के माथे पर ठंडा पसीना आ गया और उसने तुरंत चुप्पी मार ली। दृश्य वापस असली दुनिया में बदलता है। मैं बिस्तर से उठा, अपने दर्द करते सिर को मलते हुए। नीचे देखा तो मेरी बाहों की मसल्स अब भी अनजाने में फड़क रही थीं। धत, एएलएस अब भी शरीर को खींच रही है। मैं ग्लास कवर के पास गया, दोनों हाथ मेटल बेस पर रखे। मिनिएचर दुनिया के ऊपर जमा सोर्स एसेंस मेरे शरीर में पागलों की तरह घुसने लगी। नंबर्स तेजी से बढ़े, आखिर B5 पर रुक गए। तभी मेरी मसल्स का स्पैज्म शांत हुआ। जब तक मैं एनर्जी एब्जॉर्ब करता रहूंगा, टर्मिनल इलनेस आखिरकार पूरी तरह कुचल दी जाएगी। मैंने बेवर्ल्ड के प्रॉस्परस हेडविंड पोर्ट की तरफ देखा। तय किया, आज खुद अंदर जाकर घूमते हैं। मैंने वार्डरोब खोला, कॉलेज के समय खरीदा हुआ असैसिन्स क्रीड वाला व्हाइट रॉब कॉस्प्ले आउटफिट निकाल लिया, कपड़े पहनकर हुड ऊपर किया। आखिर भगवान उतर रहा था, मिस्ट्री तो होनी चाहिए। मैंने कोऑर्डिनेट्स चुने और मिनिएचर वर्ल्ड में छलांग लगा दी। बूम, स्पेस डिस्टॉर्ट हुआ और मैं हेडविंड पोर्ट के उत्तर पश्चिम कोने में पड़े एक अबांडोन्ड कोर्टयार्ड में उतरा। जैसे ही मैं स्ट्रीट पर कदम रखा, तुरंत कुछ गलत लगा। चारों तरफ से दर्जनों जानलेवा निगाहें मुझे घूर रही थीं। ये आम लोगों की आंखें नहीं थीं। मैं उन निगाहों का पीछा करता हुआ एक मैंशन के बाहर पहुंचा। वो हेडविंड पोर्ट के पुराने लॉर्ड मार्किस का घर था। छत की परछाई में खड़े होकर मैंने उनकी सारी बात साफ सुनी। डिवाइन किंगडम ने उसका टेरिटरी छीन लिया था, जिसकी वजह से उसकी इनकम 70% गिर चुकी थी। वो अंदर ही अंदर जल रहा था। उधर बुरी तरह पिट चुका डगलस उसे एक खतरनाक आइडिया दे रहा था। ग्लूम किंगडम की शैडो असैसिन स्क्वाड को हायर करो, डिवाइन किंगडम के ग्रास रूट्स ऑफिशियल्स को मार दो, फिर इसका इल्जाम थर्ड प्रिंस पर डालो और दोनों साइड्स में फुल स्केल वॉर शुरू करवा दो। मैं ठंडी हंसी हंसा। इतनी छोटी चालें परफेक्ट है मेरे अंडरलिंग्स को शार्पन करने के लिए। मैंने दखल देना जरूरी नहीं समझा। मुड़कर अंधेरे में गायब हो गया और सीधे लीलिया के रेजिडेंस की तरफ बढ़ गया। उधर स्टडी रूम में मैं इतनी परेशान थी कि उसका मन दीवार पर सिर मारने का कर रहा था। वो टूटे हुए पोर्सलिन पीसेस पर चोरी छिपे मेंडिंग स्पेल प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन चाहे जितनी कोशिश कर सीमलेस परफेक्शन उससे नहीं हो रही थी। उसी फ्रस्ट्रेशन में थी। तभी मैंने खिड़की खोली और सीधे अंदर आ गया। एक अजनबी को घुसते देख डिग्निटी बचाने के लिए माए ने तुरंत डेडली मूव चला दिया। फ्लैश, उसकी छोटी वॉन्ड से अंधा कर देने वाली रोशनी निकली और उसके तुरंत बाद दर्जनों पेल ब्लू अर्केन मिसाइल्स मेरी तरफ टूट पड़े। लेकिन मैं रुका तक नहीं। बिना डॉज किए सीधे उनके बीच चलता रहा। बैंग बैंग बैंग, सारे मिसाइल्स मेरे शरीर पर फटते गए। धूल हटने के बाद मैंने कैजुअली अपनी व्हाइट रोब से धूल झाड़ी। कपड़ों का किनारा तक नहीं फटा था। मैंने शांत आवाज में कहा, कॉम्बैट अवेयरनेस अच्छी है। नीचे शोर सुनकर जस्टिन और लिलिया भागते हुए ऊपर आए। जैसे ही जस्टिन ने हुड के नीचे मेरा चेहरा देखा, पैर जवाब दे गए। वो धड़ाम से घुटनों पर गिर पड़ा। टीचर, मैं पूरी तरह जम गई। उसका मुंह इतना खुल गया कि उसमें अंडा आ जाए। उसके पैर कांप रहे थे। वो मुझे पहचान चुकी थी। 1.5 साल पहले मैंने ही उसका डायमेंशनल बैग फाड़ डाला था। मैंने उसकी तरफ ध्यान तक नहीं दिया, सीधे लिलिया की तरफ देखा। समय पूरा हुआ, अब दिखाओ तुमने क्या सीखा है। बैकयार्ड में अपनी इज्जत बचाने के लिए माए पागलों की तरह वॉन्ड घुमा रही थी। उसने कई लेयर्स के एडवांस्ड मैजिकल बैरियर्स लगा दिए। पूरा यार्ड लोहे के डिब्बे की तरह सील हो गया। लिलिया नर्वस होकर वॉन्ड उठाने लगी। फोर्स वेव, बूम, हाई प्रेशर हवा कैनन बॉल की तरह निकली। मेरे रीइंफोर्स्ड स्टील लाइक ग्राउंड में आधा मीटर गहरा क्रेटर बन गया। मैंने सिर हिलाया। अच्छा, अब मुझ पर इस्तेमाल करो। लिलिया ने दांत भींचे। फॉग क्लाउड, घना कोहरा अचानक पूरे यार्ड में फैल गया। फिर उसने दूसरा स्पेल चलाया, ऑपरेसिव फोर्स, बूम। मेरे शरीर पर अचानक भारी दबाव पड़ा। कोहरे का वजन सैकड़ों गुना बढ़ गया, जैसे कोई छोटा पहाड़ दबा रहा हो। मेरे पैरों के नीचे की जमीन तक फट गई। स्पेल कॉम्बो वाकई खूबसूरत था। मुझे शांत देखकर लीलिया और कॉन्फिडेंट हो गई। उसकी चैंटिंग तेज हो गई। कोहरा कॉम्प्रेस होकर विशाल सॉलिड वाटर स्फीयर बन गया, जिसने मुझे पूरी तरह बंद कर लिया। वाटर प्रिजन। फिर उसने अपना सबसे खतरनाक स्पेल छोड़ा, ड्राउनिंग स्पेल। चारों तरफ का पानी जीवित चीज की तरह मेरे शरीर में घुसने लगा। कान, नाक, रोम छिद्र, हर्ट। अगर कोई आम इंसान होता, प्रेशर उसके ऑर्गन्स को चूर चूर कर देता। लेकिन मैंने आंखें बंद कर लीं, क्योंकि ये डिसेंट बॉडी थी। मुझे फिजिकल डैमेज का डर नहीं था। मैंने उन बर्सक वाटर करंट्स को अपने अंदर घूमने दिया और उनकी एनर्जी को महसूस करने लगा। वाटर मैजिक, फायर एसेंस, सोल पावर क्लज मेरे दिमाग में जुड़ने लगे। अचानक मैंने आंखें खोल दी। मैं समझ चुका था। ट्रांसेंडेंट एनर्जी के एट्रीब्यूट कन्वर्जन लॉज पूरी तरह मेरे खुल चुकी थी। मैंने हल्का सा शरीर हिलाया। बैंग, अटूट वाटर प्रिजन उसी पल टूट गई। पानी की बूंदें बुलेट्स की तरह बैरियर से टकराईं।
लिलिया डर के मारे चीख पड़ी। उसे लगा उसने मुझे मार दिया। उधर माए और जस्टिन मुझे देख रहे थे, पूरी तरह सुन्न हो चुके थे, क्योंकि मेरे बाल तक गीले नहीं हुए थे। मैंने अपनी बिल्कुल साफ असैसिन रॉबे पर हाथ फेरा। फिर मई की तरफ देखा। तुम्हारा मैजिक डेमोन्स्ट्रेशन खत्म हुआ, अब मेरी बारी। मैंने बायां हाथ आगे बढ़ाया, उंगलियां हल्की खोली। वूश! मेरी हथेली में ब्लेजिंग व्हाइट फ्लेम्स फूट पड़ी। गर्मी इतनी भयानक थी, कई मीटर दूर खड़े मैं और जस्टिन के बाल जलने की स्मेल आने लगी। टीयर 1 स्पेल, पाम फ्लेम, बस खेल रहा हूं। मैंने हाथ बंद किया, आग बुझ गई। मैं, जो स्टॉर्म किंगडम की नंबर 1 वाटर मेज मानी जाती थी और फायर मैजिक की भी एक्सपर्ट थी, उसने ये कर अपनी समझ खो दी, क्योंकि इंसानी मेजेस टीयर 1 स्पेल को मुश्किल से टीयर 3 तक कॉम्प्रेस कर पाते थे, लेकिन मैंने कैजुअली उससे भी खतरनाक तापमान बना दिया था। अब वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे कोई समझ से बाहर मॉन्स्टर हो। मैंने मई को लिलिया की ट्रेनिंग जारी रखने भेज दिया, फिर बैठ गया। जस्टिन तुरंत हेडविंड पोर्ट की इंटेलिजेंस रिपोर्ट देने लगा। टीचर, वो प्लेयर लियो अब भी नहीं मरा। वो मिनिएचर वर्ल्ड से वॉलंटरली लॉग आउट नहीं कर सकता। अल्फ ने उसकी सारी हड्डियां तोड़ दी, लेकिन वो अब भी एक सांस पर जिंदा है। हर दिन दर्द से तड़पता रहता है। ना जी सकता है, न मर सकता है। मैं ठंडी हैंसी हैंसा। मेरे टेरिटरी में आकर डेविल बनने की कोशिश करेगा तो यही हाल होगा। लोग लगाकर उस पर नजर रखो। जब तक जिंदा है उसे एंटरटेनमेंट सोर्स की तरह इस्तेमाल करो। फिर जस्टिन ने 2 पार्चमेंट स्क्रोल्स निकाले। पहले पर वही एंशिएंट आई रेलिक पैटर्न था जो मैंने बनाया था, दूसरे पर एक रफ मैप। जस्टिन धीमी आवाज में बोला, टीचर, मैंने इसे ढूंढ लिया। स्टॉर्म किंगडम और थंडर किंगडम की बॉर्डर वॉर में थंडर किंगडम के हाई प्रीस्ट सेरुमिन ने किसी ट्रांसेंडेंट पावर से 2 शहर मिटा दिए, और लोगों ने देखा उसके हाथ में वही आई पैटर्न वाला आर्टिफैक्ट था। आखिरकार क्लू मिल चुका था। मैं धीरे से मुस्कुराया। थंडर किंगडम का हाई प्रीस्ट, अब मेरी नजर तुम पर है, लेकिन निकलने से पहले मुझे एक वादा पूरा करना था। मैंने ग्रूमी से वादा किया था कि काम पूरा होने पर उसे अच्छा खाना मिलेगा। मैं यार्ड में गया। वहां लिलिया अभी सिर्फ 3 महीने से फ्लाई स्पेल सीख रही थी। वो मुश्किल से अपनी पीठ पर छोटी ट्रांसलूसेंट विंग्स बना पा रही थी। उधर माए ने दिखावा करते हुए अपनी सॉलिड लाइट विंग्स फैला दी। वो फिर से अपनी मास्टर वाली डिग्निटी वापस पाना चाहती थी। मैंने कोई बात नहीं की, बस हल्का सा आंखें सिकोड़ लीं। सोर्स एसेंस मेरे शरीर में घूमने लगी। लाइफ फोर्स शेप लेने लगी। सोल पावर ने विंड एट्रीब्यूट पकड़ लिया। वूश! मेरी पीठ से लगभग 10 मीटर चौड़े विशाल विंग्स फूट पड़े। स्नो व्हाइट फेदर्स चमक रहे थे। हर फेदर साफ दिखाई दे रहा था। मैंने विंग्स फड़फड़ाए और तूफान उठाते हुए सीधे आसमान में उड़ गया। सूरज की रोशनी विंग्स पर पड़ रही थी और होली लाइट चारों तरफ फैल रही थी, जैसे कोई असली भगवान उतर आया हो मेरे जायंट विंग्स के सामने। निकी लाइट विंग्स बिल्कुल गंजे जंगली मुर्गे जैसी लग रही थी। उसकी आंखें लगभग बाहर गिर गईं। वो एक शब्द नहीं बोल पाई। मैंने बस 2 शब्द छोड़े, पीछे आओ, और उन्हें लेकर डीप सी की तरफ उड़ गया। समुद्र पार करते हुए बेवर्ल्ड और ईडन सिटी वर्ल्ड की बॉर्डर लाइन के ऊपर पहुंचे। नीचे विशाल प्लेन्स पर डिवाइन किंगडम के लोग अपने कैटल और शीप चरा रहे थे। मैंने चोरी से आर्केन साइट एक्टिवेट की और बस एक नजर डालते ही पूरी तरह सुन्न पड़ गई। नीचे मैदान में कोई भी आम चरवाहा उठा लो, उसके शरीर की मैजिक फ्लक्चुएशंस भी स्टॉर्म किंगडम के एलीट नाइट्स से कम नहीं थीं। यही थी डिवाइन किंगडम की असली फाउंडेशन, यूनिवर्सल ट्रांसेंडेंस। मैंने उनके शौक को नजरअंदाज किया। पूर्व दिशा में उतर गया। वहां डिवाइन किंगडम का क्वार्टर मास्टर जनरल ट्रिस्टन पहले से घुटनों पर बैठा इंतजार कर रहा था। उसने लोगों से 5 बड़े वुडन चेस्ट उठवाए। उनके अंदर भरे थे एथर क्रिस्टल्स। हेडविंड पोर्ट से डिवाइन किंगडम की मर्चेंट कारावांस ने पागलों की तरह इन्हें खरीदा था। मैंने हाथ से इशारा किया। बैंग! 5 चेस्ट उसी पल फट गए। चमकती हुई 5 लाइट पिलर्स सीधे मेरी हथेली में समा गईं। पैनल के नंबर्स पागलों की तरह बढ़ने लगे। अवेलेबल सोर्स एसेंस सीधे B39 तक पहुंच गई। ये फीलिंग जैसे लीक्स हार्वेस्ट करके लेवल अप करना में नशे जैसा था। अच्छा काम किया, मैंने सिर हिलाया और ट्रिस्टन को डिवाइन बेस्टोवॉल की तैयारी करने का आदेश दिया। दृश्य वापस असली दुनिया में बदलता है। मैंने फ्रिज खोला, पिछले महीने खरीदा हुआ जायंट हेल डेविल स्पाइसी स्टिक निकाला, पूरा 30 सेंटीमीटर लंबा। साथ में एक पूरा आइस ट्रे भी निकाल लिया। मिनिएचर दुनिया में लौटने से पहले ग्लास कवर के अंदर झांका। मैदान में एक विशाल वुडन प्लेटफॉर्म बन चुका था। तीनों ट्राइब्स के हजारों लोग जमीन पर घुटनों के बल बैठे थे। सब आसमान की तरफ देख रहे थे, किसी मिराकल का इंतजार करते हुए। दूर माए और लिलिया भी छिपकर देख रही थीं। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि आगे होने वाला है। ट्रिस्टन गर्जा, डिवाइन बेस्टबॉल शुरू होने वाला है। सन्नाटा। हजारों लोग उसी पल चुप हो गए। मैंने जायंट स्पाइसी स्टिक हाथ में पकड़ी और धीरे ग्लास कवर के अंदर उतार दी। बादल फट गए। एक विशाल ऑब्जेक्ट जो सूरज तक ढक रहा था, आसमान चीरते हुए नीचे गिरा। धड़ाम! जायंट स्पाइसी स्टिक प्लेटफॉर्म पर गिरी। उसकी टक्कर से छोटा अर्थक्वेक आ गया। तीखी स्पाइसी खुशबू पूरे मैदान में फैल गई। मिनिएचर वर्ल्ड ने पहले कभी ऐसी स्मेल महसूस नहीं की थी। हजारों लोग पागलों की तरह हवा सूंघने लगे। उनकी आंखें नशे में डूब चुकी थीं। फिर मैंने पूरा आइस ट्रे उलट दिया। वूश! धड़ाम!
धड़ाम धड़ाम। महलों जितने बड़े जायंट आइस क्यूब्स आसमान से गिरे। गर्मियों के बीच मैदान का टेम्परेचर अचानक गिर गया। ठंडी धुंध चारों तरफ फैल गई। पूरा वेन्यू उबल पड़ा। लोग पागलों की तरह माथा टेकने लगे। भगवान की कृपा, भगवान की कृपा। दूर खड़ी मैं पूरी तरह सुन्न हो चुकी थी। गर्मियों में आसमान से बर्फ के पहाड़ गिराना था कि सारे वाटर विजर्ड्स को जोड़ दो, फिर भी वो ऐसा मिरेकल नहीं कर सकते थे। उसके दिल में बची आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। अब वो पूरी तरह मान चुकी थी, मैं सच में एक गॉड हूं। उधर स्लाइम ग्रूमी तो पहले ही लड़की का रूप लेकर स्पाइसी स्टिक्स के ढेर में कूद चुकी थी। वो तेल से लथपथ मुंहों के साथ पागलों की तरह खा रही थी, यहां तक कि काट के लकड़ी वाले हिस्से तक चाट गई। डिवाइन बेस्टोवाल खत्म करने के बाद मैंने सिल्विया को अपने सामने बुलाया। मैंने मैप पर बड़ा सा सर्कल बनाया। सिर्फ हेडविन पोर्ट में बिजनेस मत करो, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, और अल्यूमिनियम वॉरशिप्स बनाओ, स्पाइसी होली फूड और गोल्डन व्हीट चारों ग्रेट किंगडम्स में बेचो। जो रास्ता रोके उसे सीधे मिटा दो। अब पूरे बेवर्ल्ड को पता चलना चाहिए कि समुद्र के रूल्स अब डिवाइन किंगडम तय करेगा। मिलिट्री हेजमनी सेज इकोनॉमिक प्लंडर होती है। एक बार हाई प्रीस्ट वाला रेलिक मेरे हाथ लग गया तो चारों किंगडम्स के लोग स्केग बनने के लिए लाइन लगाएंगे। इंस्ट्रक्शंस देकर लाइट बीम बनकर आसमान में गायब हो गया। अब बारी थी इथंटे किंगडम के हाई प्रीस्ट से मिलने की। मैं ग्लास कवर के बाहर खड़ा दोनों देशों की बॉर्डर ढूंढ रहा था। मिनिएचर वर्ल्ड की रात बहुत अंधेरी थी। मुझे ग्लास पैनल खोलकर चेहरा बिल्कुल पास लाना पड़ा। नीचे लगभग 20,000 ऑक्स वॉरियर्स मशालें लेकर मार्च कर रहे थे। 2 मीटर लंबे, दांत निकले हुए, पूरा शरीर बालों से भरा। उनके शरीर की बदबू और सस्ती शराब की स्मेल तक ऊपर आ रही थी। सबसे आगे लाठी पकड़े झुका हुआ बूढ़ा आदमी था, हाई प्रीस्ट सेरुमीन। मैं उसे लॉक करके उतरने ही वाला था कि अचानक नाक में अजीब सी गुदगुदी उठी। मुझे कभी डॉग हेयर एलर्जी नहीं हुई थी, लेकिन आज 20,000 ऑर्क्स देखकर रिएक्शन हो गई। आह, छी ई ई ई ई। मिनिएचर वर्ल्ड में ये छींक कैटेगरी 9 हरिकेन बन गई। पागल हवा आसमान से टूट पड़ी। सैकड़ों ऑर्क्स सीधे हवा में उड़ गए और जमीन पर गिरकर मीट पेस्ट बन गए। क्या हो रहा है? एनिमी अटैक! ऑर्क्स फर्स्ट वॉरियर कार जमीन पकड़कर गरजा। हाई प्रीस्ट सिरुमिन ने तुरंत लाठी उठाई। मैस अर्थबिंड सैकड़ों प्रीस्ट ने स्पेल कैस्ट किया। हजारों लोगों को जमीन से चिपका दिया। लेकिन स्टॉर्म रुकते ही मेरी नाक फिर से खुजली करने लगी। आह, छी ई ई ई। दूसरा हरिकेन और भी भयानक था। सीरुमिन डर के मारे सफेद पड़ गया। उसने जल्दी जल्दी मैस स्टोन स्किन कैस्ट किया और आसमान की तरफ एयर फ्यूरी छोड़ा, लेकिन उसकी मैजिक रिपल्स पेपर जैसी फट गईं। सीरुमिन ने खून उगल दिया और पीछे लड़खड़ाकर गिर पड़ा। 2 छींकें खत्म हुई। मैंने जल्दी से ग्लास कवर बंद किया, नाक मलते हुए कोल्ड मेडिसिन पी। वापस मिनिएचर वर्ल्ड की तरफ देखा। 20,000 ऑक्स की आर्मी में से 1,000 से ज्यादा सीधे मर चुके थे। 5,000 से ज्यादा घायल थे। पूरी आर्मी कोलैप्स हो गई और रातों रात वापस भाग गई। हाई प्रीस्ट सेरुमिन भी कैओस में गायब हो चुका था। क्या गड़बड़ हो गई? मैं तो बस एक आदमी पकड़ना चाहता था, गलती से पूरी आर्मी तबाह हो गई। अब मुझे खुद अंदर जाकर उसे ढूंढना पड़ेगा। मैंने ब्लीच हॉलो कॉस्प्ले मास्क निकाला और असैसिन व्हाइट रॉब के साथ पहन लिया। अब आउटफिट का मिस्ट्री लेवल पूरी तरह मैक्स हो चुका था। रूल्स के रिजेक्शन को झेलते हुए हेडविंड पोर्ट के नॉर्थ ईस्ट एज पर उतरा। जैसे ही उतरा, ब्राउन हेयर्ड लड़का हांफता हुआ मेरे पास आया। सर, क्या आप भी फ्रंटलाइंस पर ऑर्क्स मारने जा रहे मर्सनरी हैं? हमारी स्क्वाड में एक आदमी कम है, कृपया हमारे साथ चलिए। मैं रुक गया। मर्सनरी, उस लड़के का नाम गब्रियल था। मुझे चुप देखकर उसने दांत भींचे, सिक्कों की छोटी पाउच मेरी तरफ बढ़ा दी। अंदर बस कुछ कॉपर और सिल्वर कॉइन्स थे। हमें ये कमीशन चाहिए, लेकिन पार्टी में 5 लोग जरूरी हैं। प्लीज हेल्प अस, रिवॉर्ड में हिस्सा देंगे। मैंने कॉइन पर्स लिया और उसके पीछे एक टूटी फूटी कैरेज तक गया। वहां बाकी 3 बच्चे बैठे थे, मोटा प्लूटो, छोटा साइमन और लड़की जेनी। सबकी उम्र मुश्किल से 14-15 साल थी। बे वर्ल्ड में मर्सनरीज 5 रैंक्स में बैठे थे: ब्लैक, आयरन, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम। इन चारों के गले में ब्रॉन्ज टैग्स लटक रहे थे, यानी बिल्कुल रुकीज। उन्होंने मेरा रैंक पूछा। मैंने कुछ नहीं कहा, बस सिल्वर कॉइन्स हाथ में दबाए। अचानक मेरी हथेली से भयानक हीट निकली। सिल्वर कॉइन्स उसी पल पिघल गए और मेरी इच्छा से शेप लेकर कर्व्ड सिल्वर नेम प्लेट बन गए। मैंने अभी भी गर्म वो सिल्वर प्लेट टेबल पर फेंक दी। चारों बच्चे मुझे ऐसे देखने लगे जैसे कोई बिग डैडी आ गया हो। सिल्वर टियर वेटरन, मोटा प्लूटो एक्साइटमेंट से हाथ रगड़ने लगा, लेकिन मैंने सीधे ठंडा पानी डाल दिया। तुम चारों की ताकत डिवाइन किंगडम के वन टेम्परिंग वॉरियर जितनी भी नहीं, फ्रंटलाइन पर जाकर सिर्फ मरोगे। गब्रियल का चेहरा लाल हो गया। उसने रॉयल कॉल टू आर्म्स निकाला। देश खतरे में है,
अगर बैटलफील्ड में मर भी गए तो कम से कम अपनी वैल्यू साबित करेंगे। मैंने ठंडी हंसी हंसी। स्टॉर्म किंगडम पहले खुद बंदित बनकर ऑर्क्स की जमीन लूटता रहा, और जब ऑर्क्स वापस लड़ रहे हैं तो ये बूढ़ा किंग इन गर्म खून वाले बच्चों को कैनन फॉडर बना रहा है। घिनौना। लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ा। मुझे बस एक आइडेंटिटी चाहिए थी ताकि फ्रंटलाइन तक पहुंचकर हाई प्रीस्ट को ढूंढ सकूं। मेरा नाम दाइस है। मैं कैरेज के कोने में टिक गया और आमद कर ली। शाम तक कैरेज गोल्ड सैंड टाउनवे स्टेशन पहुंच गई। ये फ्रंटलाइन से पहले आखिरी सप्लाई पॉइंट था। हर तरफ मर्सनरीज भरे हुए थे। तभी आगे शोर मचा। 6 हेविली आर्मर्ड नाइट्स घोड़ों पर स्वैगर करते हुए आए। उनके आर्मर पर स्पाइक्स लगे थे। गोल्ड टियर मर्सनरी ग्रुप, थॉर्न्स ऑफ द रोज। गब्रियल की आंखें चमक उठी। मैंने एक नजर डाली। डिवाइन किंगडम के 3 टाइम्स टेम्पर्ड लेवल, बस मिड लेवल कैप्टन्स बनने लायक। लेकिन उन चारों ब्रॉन्ज रुकीज के लिए किसी लेजेंड जैसे थे। रात को सब जल्दी रूम्स में जाकर सो गए। कल कैसे मरेंगे यही सोचते हुए। लेकिन मैं नहीं सोया। मैं बालकनी डोर खोलकर सीधे रूफ पर चला गया। 2 बिल्डिंग्स दूर एक शैडो खड़ी थी। ब्लैक आर्मर, ग्रे हेयर, चेहरे पर मास्क, पूरा घोस्ट जैसा। मैं उसके पास गया। उसके गले में ग्रे नेम प्लेट लटक रही थी, प्लैटिनम टियर मर्सनरी। मैंने ठंडी आवाज में पूछा, तुम्हें पूरा भरोसा है मेरे सामने से बचकर निकल जाओगे? वो मुस्कुराया। मैं डिलन हूं, ग्लूम किंगडम के ग्रैव कीपर्स ऑर्गेनाइजेशन से। लॉर्ड डाइस, आपसे मिलकर खुशी हुई। मैंने उसका हाथ इग्नोर कर दिया। क्या चाहिए? डिलन ने सीधा ऑफर दिया। आपकी ऑरा इतनी परफेक्टली हिडन है। आप इन ब्रॉन्ज रुकीज जैसे नहीं हो। मैं आपको हमारी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने का इन्विटेशन देता हूं। मैंने पूछा, तुम्हें लगता है तुम मेरे कंपेनियन बनने लायक हो? वो मुस्कुराया। ऑफ कोर्स। अगले ही पल पूफ, उसका शरीर स्मोक बनकर गायब हो गया। कुछ सेकंड बाद वो दूसरी जगह प्रकट हुआ। एडवांस्ड असैसिन अल्टीमेट स्किल, वैनिश। लॉर्ड डाइस, एक असैसिन को सबसे अच्छी तरह दूसरा असैसिन ही समझ सकता है। मैंने ध्यान से वो जगह देखी जहां वो गायब हुआ था। एनर्जी फ्लक्चुएशन इंस्टेंटली समझ आ गई। स्पेशल सोल पावर कन्वर्जन। समझ गया। मैं हंसा। बस इतना। पूफ, मैं सीधे उसके सामने स्मोक बनकर गायब हो गया। ऑरा पूरी तरह जीरो। डिलन की मुस्कान जम गई। 1 मिनट बीत गया, 2 मिनट बीत गए। वो पूरी तरह पैनिक हो गया। उसका वैनिश स्किल मुश्किल से 10 सेकंड्स चलता था, और मैं मिनट से ज्यादा समय से गायब था। अब वो मुझे असैसिन एक्सपर्ट नहीं, असैसिन मास्टर समझ चुका था। लॉर्ड डाइस, आपकी टेक्निक अनइमेजिनेबल है। प्लीज ग्रेव कीपर्स ज्वाइन कर लीजिए। वो रूफ पर सेल्समैन की तरह चिल्ला रहा था। उसे क्या पता मैं कब का वॉइड ब्लिंक इस्तेमाल करके अपने रूम में वापस आ चुका हूं। ये फ्लैशी ट्रिक्स बस नेटिव्स को फूल करने के लिए ठीक थीं। अगली सुबह रूम डोर खोला। चारों ब्रॉन्ज रुकीज की आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स बने थे। मैंने शांत आवाज में कहा, चलो मूव आउट होने का समय हो